हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम बीकॉम सेमेस्टर 2 कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस है, उसको डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही आज हम यूनिट नंबर 1 को भी कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो देखो, कंपनी लॉ का सिलेबस थोड़ा आपका दिखने में ऐसा लगेगा बहुत कम है, बट उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो आपके बहुत वास्ट है। तो जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी, अगर आपने एक वीडियो को 2 बार देख लिया तो ही आपके दिमाग में वो चीज मेमोराइज कर पाओगे, रिमेम्बर कर पाओगे कि किसमें क्या-क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, दैट इज द इंट्रोडक्शन यूनिट। तो उसके अंदर हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो गया, ओवरव्यू हो गया, उसकी टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हमारी हैं इन सबको पढ़ना है, इनकी डिटेल्स के अंदर भी जाना है, कुछ-कुछ के डिफरेंस बिटवीन है उनको भी पढ़ना है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ना है, इलीगल एसोसिएशन पढ़ना है। और साथ में आपके सिलेबस में टॉपिक इसमें नहीं दे रखा, बट एनसीएलटी वाला टॉपिक है एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी अच्छे से कवर अप करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 2 फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। उसमें फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनकी लीगल पोजीशंस क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात, एमओए का पूरा पढ़ना है, एओए का पूरा पढ़ना है, वेरी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना है, अल्ट्रा वाइन वाला और इंडोर मैनेजमेंट वाला पढ़ना है। तो सबको मैं बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कि समझेंगे हम हर एक टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक हम छोड़ने नहीं वाले, कि एग्जाम में कहीं से भी आ रहा है तो आपको सब चीजों की नॉलेज हो। और मैं साइड बाय साइड ही आपको बताती जाऊंगी कि क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसको तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है गलती से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट शेयर कैपिटल वाले पे आएंगे, प्रोस्पेक्टस की बात, कौन से टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, बुक बिल्डिंग क्या होता है, स्वेट इक्विटी, इसॉप्स क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, बायबैक क्या होता है। जो आप ये वाला यूनिट क्या है कि आप अपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़कर आए हो, आपको इसकी बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी, तो इसमें टाइम हमारा कम वेस्ट होगा, आपको अच्छे से आता होगा काफी चीजें। ठीक है, जैसे डीमैट सिस्टम हो गया, वो पढ़ना है हमने। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 4 है, उसके अंदर मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनकी लीगल पोजीशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ना है, डीआईएन पढ़ना है, और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में कौन से टाइप के डायरेक्टर्स है वो पढ़ना है, उनकी पावर, उनकी ड्यूटीज पढ़ना है, की मैनेजर पर्सोनल हो गया, एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, रिक्वेस्ट क्या होते हैं वैलिड मीटिंग के, रेजोल्यूशंस क्या है, पोस्टल बैलेट क्या है, ई वोटिंग क्या है, ये सब पढ़ना है। एंड द लास्ट यूनिट दैट इज डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। उसके अंदर भी हमारे ये सारे ही टॉपिक है, कि ऑडिटर्स, उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है, रिमूवल क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट तो आप सबने उसके अंदर भी पढ़ा, अभी जो लास्ट पेपर था आपका अकाउंट्स का। और वाइंडिंग अप और उसके प्रोसेस के बारे में भी हमने इसके अंदर कवर अप करना है। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कि मैं कैसे आप सबको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हमने देखो मैंने ना बैक टू बैक जितने भी 4 साल है उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनका एक एनालिसिस रेडी करा है। कि जैसे लास्ट ईयर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर आपके दो क्वेश्चन आए थे, यानी 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो, 9 मार्क्स ईच, या फिर ये 2 अटेम्प्ट करो, ये भी 9 मार्क्स ईच। उससे पहले भी आपका सेम ही सिनेरियो चल रहा था, कि 2 क्वेश्चन 9 मार्क्स 9 मार्क्स, और फिर दो और में 2 क्वेश्चन, तो आपको या तो ये वाले अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ, जैसे कि उससे पहले भी यही सेम सिनेरियो चला, 9 मार्क्स एनईवी के अंदर। और उससे पहले क्या था, कि आपका मिक्स आता था थोड़ा, कि थोड़ी केस स्टडीज भी आती थी, तो आपका कुछ 3 मार्क्स का चला है, 6 6 6 का, कुछ 9 10 ऐसे भी चला है। तो एक पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, आपकी हर एक यूनिट, टोटल 5 यूनिट्स है, तो ईच यूनिट 18 मार्क्स की है। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो हमारी जो यूनिट नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन, तो हमने पढ़ना है इसके अंदर कि कंपनी है क्या। अब देखो, मैंने ना हर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी ब्रैकेट में ना इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ताकि आप सबको याद रहे कि इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो उसको तो आंखें खोल कर, कान खोल कर सुनना है। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आप अच्छे से कर पाओगे। जब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखोगे, पहली बार स्लो में देखो, जिस स्पीड चल रही है, अगर स्पीड तेज लगे तो पहले ही कम करके देखो। ठीक है, वैसे मैंने स्लो में ही बोला है पूरी वीडियो के अंदर, तो आपको अच्छे से ही समझ आएगा। ठीक है, और आगे की बात, कि आपको जो भी नोट्स है पहले उनको समझ, लर्न करने से पहले आपको समझना पड़ेगा लोगों को। एंड सेकंड चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता के चल रही हूँ, आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख सकते हो, बट मेक श्योर आप पॉइंट्स के लिए बुलेट्स यूज करो। कोई भी वन ऐसे कर कर आई नहीं लिखेगा, या फिर ए कर कर ब्रैकेट नहीं बनाएगा, या फिर ये वाला वन यूज नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के अंदर इन वर्ड्स का अलग अलग एक मीनिंग होता है, सब सेक्शन क्लॉज इन सब के अंदर हम ये यूज करते हैं, कुछ कुछ डिफाइन के अंदर पर्टिकुलरली आई यूज करा जाता है। तो आप सबको इतना याद नहीं रहेगा, तो अगर कोई भी बच्चा पॉइंट्स के अंदर आंसर लिख रहा है, तो मेक श्योर यू यूज अ बुलेट लाइक दिस, ऐसी बुलेट कर लो यूज, या फिर आप ऐसे करके एरो बना लो। तो ये आपको पहले ही मैंने टिप दे दी है, इस चीज के पेपर में ध्यान रखना। कोई भी बच्चा अगर ये आई लिख कर आया और वो उसका मीनिंग अलग होता है लॉ के अंदर, ठीक है, फर्स्ट का, ए क्लॉज के, इन सबके मीनिंग अलग होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सबको यूज
ना करें, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं स्टेप आपको एक-एक चीज़ को डिटेल में बताऊँगी। मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, बहुत टाइम लग गया इनको बनाने के अंदर भी, तो आप सब मेरी मेहनत भी वेस्ट मत करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पहले ही लाइक कर देना, तभी आगे की यूनिट्स भी मैं अपलोड करूँगी आप सबके देखकर ही, ठीक है? अब कंपनी क्या होती है, तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन यानी एक अलग एंटिटी है जो कि एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। अगर हम लॉ के टर्म्स में डिफाइन देखें तो क्या बोला गया है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इस डिफाइन को आपको याद एज इट इज रखना पड़ेगा, बिकॉज लॉ की डिफाइन है, तो आप उसके अंदर एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अभी लॉस को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि कौन से इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस कंपनी लॉज है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। अभी करंटली हम कंपनी लॉ 2013 की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी डिफाइन पढ़ें कि अगर डिफाइन आपको इलैबोरेट करके लिखनी है, तो आप सिर्फ ये डिफाइन लर्न करेंगे और इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फीचर्स याद हो गए तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये डिफाइन याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स ही लिखे हैं। अभी जब मैं आगे बढ़ाऊंगी ना, देखो इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, तो वही लिखा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एसोसिएशन एंड विद द पर्पस ऑफ कॉमन सील। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स को अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ही बताया गया। अब देखो मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी पूरा बनाया है। तो हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमने अभी पढ़ाया कि कंपनी क्या है, वो मैंने बता दिया आपको कौन से सेक्शन में है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फीचर्स की बात करें, उसको आपको याद करने के लिए सॉल्ट कॉपी मैंने बनाया है। इसको आप देख लेना। एस से हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, एल से लिमिटेड लायबिलिटी, टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील। तो इससे आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, तो याद करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर कभी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, या तो आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड एक्सप्लेन द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, आया भी है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेमिंग में आया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या आया था। हाँ देखो, डिफाइन कंपनी एंड स्टेट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये आया है क्वेश्चन। और इससे पहले भी आया, देखो यहाँ पर डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स को समझाओ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे फ्रेमिंग हो सकती है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे आएगा, अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है और आगे का इसका पूरा कंसेप्ट को भी समझाना है। ठीक है, तो अब ऐसे फ्रेमिंग कैसे होगी क्वेश्चन की, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलती जाएंगी, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी। मैंने इसके लिए भी क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं आपके लिए कि कैसे कैसे फ्रेम हो सकती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी लॉ के अंडर बनाई जाती है और बिना रजिस्टर किए हम कोई भी कंपनी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है, फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करी जाती है और बिना हम रजिस्ट्रेशन के कंपनी को नहीं कह सकते कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। इससे आपको बस इतना से याद रखना है, आप पढ़ते भी आ रहे हो बहुत बचपन से, मतलब 11 से बीएससी में पढ़ रखा है आपने, कि पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, और जो हमारी ओपीसी दैट इज 1% कंपनी होती है उसमें 1 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर सरल भाषा में बिल्कुल तुम्हें बताऊं तो क्या बोलूंगी, कंपनी कोई भी आदमी उठा के नहीं बना सकता, इसको कोई सरकारी मतलब गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी होता है। और अगर ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 जने जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कि कंपनी है जो लॉ ने बनाया है, यानी गवर्नमेंट ने बनाया है, नॉट द नेचुरल बर्थ। की कोई कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी का जन्म हुआ है, कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन की तरह नहीं है, कानून की नजर में एक इंसान जरूर होती है। यानी कि अगर हम लॉ के अंदर देखें तो कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ नेचुरल बर्थ काइंड ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या बोलेगा, कंपनी को मैं बोल रही हूँ कि इंसान के टर्म में हम ट्रीट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ लॉस, तो क्या क्या काम वो कंपनी कर सकती है। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, ठीक है, और कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी पे भी केस करना हो, एक मिनट आगे मैं स्क्रॉल कर देती हूँ आपके लिए, कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है कंपनी अपने नाम पे, फाइल लॉ सूट और भी सूट यानी कि केस कर भी सकती है, और केस के मतलब कि कोई और कंपनी उसके ऊपर केस कर भी सकती है। और ये सारा का सारा काम किसके थ्रू होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटीज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा भी बहुत बार जा चुका है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है, घूंघट। तब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे हमारे फीचर्स खत्म होंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपको कॉर्पोरेट व्हील का ही है, तो तब उसके अंदर मैं अच्छे से तुम्हें समझाऊंगी। पहले हम इसकी बात करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कंपनी और उसके जो भी ओनर है, वो दोनों के दोनों अलग होते हैं। कंपनी और उसका जो ओनर है वो कभी भी एक नहीं हो सकते। तो क्या बोला गया, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, कि मेंबर कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जितने लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा उतने की उतने उनकी लायबिलिटी रहेगी। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो मेंबर्स को सू पर्सनली नहीं कर सकते, यानी कि कंपनी का अगर कुछ काम हुआ है तो कंपनी से ही लिया जाएगा, जो भी कर्जा होगा, जो भी पैसे
होंगे, बट यू कांट क्लेम और सू एनी क्रेडिटर और द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आपको यूनिट नंबर 1 जो है आपकी, उसके अंदर ये वाला लॉ, ये वाला जो केस लॉ है, अगर वो अच्छे से लर्न हो गया ना, तो आपको आधा ये चैप्टर के अंदर बहुत सारी जगहों पे आपको ये यूज होगा। तो क्या केस है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब क्या बताया गया है इसके अंदर? जो मिस्टर सैलमन थे वो एक लेदर बिजनेस चला रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपनी ही बिजनेस को एक कंपनी बनाकर बेच दिया, यानी कि सैलमन अपने बिजनेस को उन्होंने सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड बनाकर किसी को बेच दिया, और उसका नाम भी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड कर दिया। अब आगे क्या हुआ इसके अंदर? अब जो ये कंपनी थी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसके सबसे ज्यादा जो शेयर्स थे वो किसके पास थे? सैलमन के पास थे। अब उन्होंने क्या बोला कि बाद में जब कंपनी डूब गई मतलब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी क्रेडिटर्स, उन्होंने बोला कि जो मिस्टर सैलमन है और जो कंपनी है वो दोनों एक ही है, तो पैसे जितने भी हमें वसूल करना है वो किससे करेंगे? हम मिस्टर सैलमन से करेंगे। तो अब कोर्ट के पास गएगा, तो कोर्ट ने क्या बोला गया? तो कोर्ट ने बोला कि कंपनी और मिस्टर सैलमन है वो दोनों अलग अलग है। कंपनी एक अलग लीगल इंसान है, इसलिए जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ कंपनी से ही पैसा ले सकते हैं, बट कोई भी सैलमन से पैसा क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, की कंपनी और उसके मेंबर्स है, कंपनी और उसके ओनर अलग एक एंटिटी रखते हैं, उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन 9 मार्क्स में आता, पहले ये सारा पॉइंट बताओगे कि क्या क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमने क्या बताना है, जो केस लो है हमारा पहला केस लो है, ठीक है। इसके अंदर भी एक और केस लो है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इसकी बात करते हैं हम। अब क्या था, मिस्टर ली जो थे उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, इनका नाम था लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। कंपनी में जो था वो कंपनी के ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, साथ में पायलट का काम भी, जो चीफ पायलट थे वो भी खुद ही की कंपनी के वही थे। अब एक दिन क्या होता है, हमारा जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, और उसी में मिस्टर जो ली थे उनकी मौत हो गई। तब उनकी जो वाइफ है वो ये कहती है कि मिस्टर ली की जो मौत हो गई है, तो वो उनसे इंश्योरेंस का पैसा माँगती है। वो क्यों बोलती है? वो कहती है कि मिस्टर जो ली है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉयी भी था। एम्प्लॉयी का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो कंपनी के लिए काम भी कर रहा था। तो उन्होंने क्या बोला? तो अब वो सबने बोला कि उसको, उसकी जो वाइफ है उसने बोला कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो जब कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने क्या बोला कि मिस्टर ली ने कंपनी के लिए काम किया था, तो वो एज़ अ एम्प्लॉयी माने जाएँगे, और इसलिए उनकी जो वाइफ थी उनको इसका कंपनसेशन मिला गया था इन द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, कि एम्प्लॉयी के लिए इंश्योरेंस रखा जाता है ना, वर्कमैन कंपनसेशन कह लो एक तरीके से। तो ये बात करा गया। तो दोनों केसेस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने सेपरेट लीगल एंटिटी को पढ़ा है। तो अगर ये क्वेश्चन 9 मार्क्स में आ गया, तो आपको इसको समझाना है, और दोनों के दोनों केस लॉज़ को समझाना है। तब ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के केस लॉज़ मैंने बताए, सैलमन वाला तो गलती से भी मत भूल जाना, ठीक है? तो मैंने बहुत हिंदी में ही पूरा बताया ताकि तुम्हें ध्यान रहे, तो इसको रीड कर लेना चाहे, तो सेम ही चीज़ मैंने लिख रखी है जो मैंने इंग्लिश में बोला, बल्कि मैंने डिटेल में हिंदी में जो बोला है, बल्कि मैंने डिटेल में ही बताया। अब नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना, ऐसे समझ लो। तो कंपनी क्या है, उसको एक कॉन्टिन्यूअस एक्सिस्टेंस होता है। वो कभी भी डेथ, कोई इंसान मर जाए, कंपनी का ओनर बन जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई मेंबर ल्यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया जाए, बीमार हो जाए, या फिर फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो इन सब चीजों की वजह से कंपनी का एक्सिस्टेंस अफेक्ट कभी भी नहीं होगा। सिर्फ अगर वाइंडिंग अप कर रहे हैं, कि अगर हम कंपनी को लीगली वाइंड अप कर रहे हैं, तभी ही कंपनी खत्म होगी, अदरवाइज कंपनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो मतलब इट विल कंटिन्यू एज अ परपेचुअल एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन के अकॉर्डिंग चलती ही रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस इट इज द केस ऑफ वाइंडिंग अप। अब नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्या बोला गया इसमें, मेंबर्स की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट के पैसे तक होती है, कि जितना हमने इन्वेस्ट करा है उतने तक की ही हमारी लायबिलिटी है। अब इसके ना 2 आते हैं, एक आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाला आएगा पार्ट, और एक आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, एक मिनट को इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ऐसे आते हैं। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आया। तो अब इसको हम पढ़ते हैं, पहले हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को पढ़ेंगे, कि जितना पैसा देना था शेयर्स का, उतने तक की हमारी जिम्मेदारी है, उसके अलावा उससे नीचे की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सपोज अगर हमारे शेयर से 10 की पेंडिंग थी हमारे शेयर्स की, तो सिर्फ 10 तक ही हम देंगे, उससे ऊपर का या उससे नीचे का हम पैसा नहीं देंगे। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी वाइंडिंग अप के वक्त हमने एक फिक्स अमाउंट करा था कि इतने तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो उतना तक का ही हम, जितने की हमने गारंटी ली थी उतने तक का ही हम लायबल होंगे उसको पे करने के लिए, तो उतना ही हम पे करेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर दोनों आते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय
गारंटी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इसमें क्या बोला गया, पब्लिक कंपनी की बात करें और एक हम बात करें प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी की बात करें तो शेयर्स को किसी को भी बेच सकते हैं, उसमें शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें क्या बोला कि थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हम सबको ऐसे ही फ्रीली शेयर्स को बेच नहीं सकते, उसमें कुछ लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील की बात मैंने करो, ऑफिशियल स्टैम्प। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसके अंदर कि जब पहले, ये अब तो नहीं होता है इतना, पहले की बात बताया जा रहा है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, एक ऑफिशियल स्टैम्प होती थी जो कि जरूरी होती थी तब के टाइम पे, बट अब वो स्टैम्प जरूरी नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो साइन किए जाने चाहिए। किससे साइन किए जाने चाहिए, या तो दो डायरेक्टर्स कंपनी की या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी का सीएस, वो साइन कर देगा तो उसको हम कॉमन सील मान लेंगे। ठीक है, तो पहले के टाइम पे कॉमन सील यानी एक स्टैंप लगी जाती थी, बट अब ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में साइन होना जरूरी होता है, किसका, दो डायरेक्टर्स और या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी का सीएस। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। अब सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या बात करेंगे उसको पढ़ते हैं हम। एक मिनट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो कंपनी है अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी का ये हकदार है, मतलब कंपनी के पास ये राइट दे रखी है। और आगे क्या बताया गया कि मेंबर्स उस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज नहीं कर सकते और ना ही उस पे इंश्योरेंस करा सकते हैं। ऐसे किसके एक बहुत फेमस केस भी है, तो क्या आप याद रखना ये वाला पॉइंट कि मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। अगर कोई क्लेम हुआ, इंश्योरेंस मैंने अपने नाम पे लगा रखी थी बट वो काम मेरा कंपनी का था, तो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकती कि मेरे को इंश्योरेंस दो, मैंने अपने लिए वो करवाई थी। अब इसका एक इम्पोर्टेंट केस है, पहले उसको हम समझते हैं। क्या है केस का नाम हमारा, एक मिनट को मैं खोल देती हूँ आपके लिए। मकारा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, मैं एक डिटेल में बताती हूँ इसको। तो क्या था, जो मिस्टर मकारा थे वो अपना एक लकड़ी का माल, लकड़ी लकड़ी को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, टिम्बर। तो अपना टिम्बर का जितना भी माल था वो कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें उनका अपना कंट्रोल था। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाई थी वो किसके नाम पे करवाई थी, अपने पर्सनल नाम पे करवाई थी। अब बाद में क्यों आग लग गई और जितना भी उसका लकड़ी का सामान था, टिम्बर था, वो सारा का सारा खराब हो गया, टिम्बर डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, तब आगे क्या होता है इसके अंदर, क्या बोला गया कि मिस्टर मकारा थे, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मेरे को क्लेम करो। बट सिंस जो एम था, यानी मिस्टर एम, मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एम को मिस्टर मतलब मिस्टर मकारा के लिए करा गया, तो जो एम थे उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि यहाँ पे बोला कि इंश्योरेंस तुम्हारे नाम पे था, यानी मिस्टर मकारा के नाम पे था। और जो प्रॉपर्टी कंपनी की थी, तो अगर कंपनी के नाम पर ये इंश्योरेंस होता तभी क्लेम मिल सकता था, एल्स क्लेम नहीं मिल सकता। तो इससे यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म होता है कि सेपरेट प्रॉपर्टी भी ओन करता है। तो इसी के साथ जितने भी हमारे फीचर्स थे वो खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं देखो यहाँ पे सारे फीचर्स मैंने कवर करा दिया, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो आठों के आठों का आप याद कर लेना, तभी आपका पेपर में ज्यादा आप लिख पाओगे। ठीक है, तो इसमें लॉ के अंदर ऐसे नहीं होता कि लेंथ बढ़ी जाए, आपका कंटेंट सेम होना चाहिए कि जो आपको लिखना है आपके लॉ के अंदर डिफाइन करा गया वही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको डिफाइन तो जैसे एज इट इज बताइए वो करो, इसके सारे के सारे कीवर्ड्स को, जो फीचर्स है उनको याद रखना, और उसके अंदर का कंटेंट आप थोड़ा बहुत बनाकर थोड़ा बहुत जो सेम है वो लिख लेना। अब इसमें जो मैंने केस लॉ थे हमारे, सैलमन वर्सेस सैलमन, वो भी बता दिया है, ली वर्सेस ली वाला भी बता दिया है, मकारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो आपका एक क्वेश्चन भी आ रखा है इससे रिलेटेड कि द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट कनोट्स अ वाइडर मीनिंग देन द टर्म कंपनी। तब इसका मतलब क्या है कि कंपनी बड़ी है कि बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा है, तो इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा ग्रुप जो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुआ हो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी हो सकता है। अब इसके एक एक्सेप्शन है कि क्या कौन किस चीज को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप अपने 11th 12th के अंदर इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर आ चुके हो कि जैसे कि हमारे हो गए अमूल कंपनी हो गई, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती है उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। और दूसरा क्या है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना करा हो कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते बॉडी कॉर्पोरेट में, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या इसके फीचर्स है। तो सबसे पहले मीनिंग तो मैंने बता ही दिया कि क्या है इसका मीनिंग। अब लीगल एंटिटी होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा लीगल एंटिटी किस टर्म में बात कर रहे हैं, ये कानूनी रूप से एक अलग इंसान है। तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी लॉ के तहत ही इसको बनाया गया है, किसी लॉ के अंदर ही इसको इनकॉर्पोरेट करा गया है। परपेचुअल एसोसिएशन तो हमने पढ़ ही लिया है कि कंटिन्यू करता जाएगा चाहे मेंबर मर भी जाए, फिर भी जो बॉडी है वो रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका जो ऊपर मतलब है वही सेम मतलब यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या बोलेगा, व्हाई इट इज अ बॉर्डर
या ब्रॉडर टर्म देन द कंपनी। तब आपको समझ आ रहा है कि जो एक कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, जितनी बार मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तब मैं बताती हूँ कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसा क्या हम बात कर रहे हैं। कंपनी क्या है? सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, जिसके जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसमें पीवीटी लिमिटेड लेकर रखा है, ये सारी आएंगी। बट जो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें कंपनी भी इंक्लूडेड होता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज तो है और भी बड़ी सारी लीगल एंटिटीज है, जैसे कि जो कि इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे इंडियन कंपनीज हो गई, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक, ये भी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी। क्योंकि क्या बोला मैंने, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन आएगा? कंपनी आएगा। नेक्स्ट हमारी फॉरेन कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट हमारी कॉर्पोरेशन फॉर्म अंडर स्पेशल सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें एलआईसी आ गया हमारा, आईडीबीआई आ गया हमारा, जितने भी हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईडीबीआई जो ऊपर पड़ा है वही हम बात करें, नेशनलाइज बैंक्स हो गए हमारे, एलएलपीज हो गए, सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा टर्म है और कंपनी उसका एक छोटा सा ही पार्ट है। तो हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। जैसे एलआईसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, बैंक हो गया, या कोई फॉरेन कंपनी, ये सारे के सारे क्या है? हमारे बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि बॉडी कॉर्पोरेट उसमें क्या डिफरेंस है। वहीं पे ये सब चीज़ लिख रखा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। की कंपनी एक लीगल पर्सन है, यानी पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, बट एक कोई सिटीजन नहीं है, यानी कोई एक ह्यूमन बीइंग नहीं। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, सू अभी सू। देखो अभी मैं बता देती हूँ कहाँ पे हमने पढ़ा था, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ये देखो, ओन प्रॉपर्टी, सूड और बी सूड, और ये पूरा यहाँ पे पढ़ा था हमने आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। तो ध्यान रखना कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीजें लिंकेज हो रही हैं। ठीक है, अब आगे इनकर डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, की उसकी खुद की डेट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं। और इट एन्जॉयज राइट ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। कि जो लॉ के अंदर राइट्स दिए गए उसको भी एन्जॉय कर सकती है। एक मिनट को इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अब आगे हम बात करते हैं फटाफट कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी जो पीछे बात करें कि सिटीजन मतलब यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हमें एक फंडामेंटल राइट्स दे रखी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, इलेक्शन, इन सब में बात कर सकते हैं हम। तो यही बात जो क्या ये कंपनी को दी जाती है? तो नहीं, कंपनी को कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उसको नहीं मिलते हैं। अब सिटीजनशिप प्रिविलेजेस लाइक वोटिंग और होल्डिंग अ पासपोर्ट, ये सब चीजें उनको नहीं मिलती है। इवन इफ ऑल द शेयर होल्डर्स आर इंडियन सिटीजन्स, द कंपनी इटसेल्फ इज नॉट अ सिटीजन। कि अगर हम, ये इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में रहने वाले को हम सिटीजन कह रहे हैं। तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक लीगल पर्सन है, ना कि एक सिटीजन। अब इसमें आगे बताया गया कि नेशनैलिटी क्या है, उनका डोमिसाइल क्या है और रेजिडेंस क्या है। तो उसको मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर हमारा इंक्लूड हो रहा है। हम नेशनैलिटी की बात करें, नेशनैलिटी मतलब प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कहाँ कंपनी रजिस्टर हुई है। फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया की नेशनैलिटी होगी, यूके है तो उसकी नेशनैलिटी होगी। डोमिसाइल का मतलब भी यही होता है कि जहां पे कंपनी रजिस्टर हुई है, तो यानी उस प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की बात करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। रेजिडेंस की बात करें कि जहां जहां पे कंपनी की ब्रांचेस होंगी, उन जगहों को हम उस कंपनी का रेजिडेंस बोलेंगे। ठीक है, कंपनी एक से ज्यादा जगहों पे भी ऑफिस रख सकती है ना, तो उन हर अलग अलग जगहों को हम कंपनी का रेजिडेंस बोलते हैं। अब क्या-क्या इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिडेंस क्या है यहाँ पे? क्या बोले कि टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अब कंपनी इंडिया में रजिस्टर है कि नहीं, कंपनी का रेजिडेंट इंडिया है कि नहीं, या बाहर है। इसके लिए हमारे टैक्स के अंदर ये रेजिडेंस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस रेफरेंस है, दैट इज टैक्स ऑफिसर वर्सेस कंपनी केस। अब इसके अंदर क्या हुआ था उसको पहले एक बार मैं बता देती हूँ आप सबको क्या क्या इसके अंदर है। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा एक पॉइंट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें इस केस के अंदर क्या बोला गया था? कोर्ट्स हैव रीअफर्म दैट कंपनीज डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स एज सिटीजन डू। बस सिंपल से ये बताया गया कि कंपनी एक लीगल पर्सन है लेकिन वो एक सिटीजन नहीं है, इसलिए कंपनी को कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलते, जैसे वोटिंग का राइट टू स्पीच, राइट टू वोट इन द इलेक्शन, सब कुछ उनको नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, तो आपको अगर नहीं भी आ रखोगे तो चलेगा। बट ये देखो दो क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कराए, एक बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के बीच का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है वो भी समझा दिया, और कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक सिटीजन नहीं है, वो समझा दिया। तो ये वाले जो 3 पॉइंट है, इसमें हम सेपरेट लीगल एंटिटी की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट में बताया, ये सेपरेट लीगल एंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना किसके अंदर कौन से केस लॉज आए हैं। तो बट मैंने भी आपको बोल दिया कि ये वाला केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर भूल भी गए, याद नहीं भी रखा तो चले।
अब नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज कॉर्पोरेट व्हील। एक आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि व्हील मतलब क्या होता है, घूंघट, और लिफ्ट मतलब उठाना। तो कॉर्पोरेट व्हील के घूंघट को उठाना यानी कंपनी के घूंघट को उठाकर देखना कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को देखना। तो अब इसको मैं बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कॉर्पोरेट व्हील यानी कि पर्दा, मान लो अभी मैंने बताया ना घूंघट, तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स, मेंबर्स क्या कौन कौन हो सकते हैं, ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स, उनके बीच में एक पर्दा है, एक पर्दे यानी एक व्हील होती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होती है और कानून उसे एक अलग इंसान मानता है, यानी एक लीगल पर्सन मानता है। अब इसके अंदर जो भी हमने केस पढ़ा सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसको हम देखते हैं कैसे। तो क्या ये पॉइंट बड़ा समझ आ गया, कंपनी है क्या, एक लीगल डिस्टिंक्शन होता है कंपनी और उसके मेंबर्स के अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी की भी बात करिए और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। अब आगे पढ़ रहे हैं हम कि सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड में ऐसा क्या हुआ था कि हम इसको ये बोल रहे हैं। तो मिस्टर सैलमन, तो उन्होंने भी अपनी एक अलग कंपनी बनाई थी। जब कंपनी बंद हुई तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ने क्या बोला, वो पैसे मांगने आ गए। बट कोर्ट ने क्या बोला कि जो सैलमन है वो एक अलग इंसान है और जो मिस्टर सैलमन एक अलग है, और मिस्टर सैलमन एंड कंपनी जो उनकी कंपनी है वो एक अलग एंटिटी है। तो उनसे कोई भी पैसा पर्सनल क्लेम हम नहीं कर सकते। तो इस केस का पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट बिल क्या होता है कि कब हमें कॉर्पोरेट बिल करना पड़ेगा, यानी कब हमें कंपनी के घूंघट को उठाना पड़ेगा। तो उसकी बात करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स हो गए या डायरेक्टर्स हो गए, वो पर्सनली जिम्मेदार नहीं होते कि कंपनी का लोन्स या लॉसेस के लिए क्या क्या है, वो पर्सनली जिम्मेदार नहीं है। उनकी जितनी लायबिलिटी होगी वहीं तक की उनका एक्सटेंड रहेगा। इससे लोग बिजनेस शुरू करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंकरेज होंगे, ठीक है ना। क्या लिखे, इंकरेज इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट बाय द लिमिटेड लायबिलिटी। ये कॉर्पोरेट व्हील रहेगी तो लोगों को एनकरेजमेंट मिलता रहेगा। और आगे क्या बोला कि कंपनी फेल भी हो जाए, पहले देखिए तो पर्सनल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट बताती हूँ, पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनकी सेफ रहेगी, इसमें प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि जो कंपनी होती है वो फेल भी हो जाए या शेयर होल्डर का कोई पर्सनल पैसा नहीं जाएगा फिर भी, ठीक है। तो कंपनी एक अलग एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो इंसान है वो एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब बहुत सारे केसेस होते हैं कि कब हमें लिफ्टिंग करनी पड़ेगी ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आएगा 10 नंबर का, चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि अभी तक 2 से 3 बार आ चुके हैं, तो आपके केस में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर पॉइंट्स थोड़े बड़े हैं, जैसे देखो यहाँ पर है, एक मिनट रुको। हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हाई फादर, इससे आपको ये पूरे अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाले याद रहेंगे। पेटी हॉर्नी एनिमी से आपको ये 3 वाले याद रहेंगे। ये 3 में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो ये सारे 8 हैं इनको याद करने के लिए मैंने बनाया है हाई फादर। यहाँ पे देखो, हाई से एच से क्या है, हाई लाइबिलिटी यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई से क्या है, इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। एफ से फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ए से एप्लीकेशन मनी डिफॉल्ट, टी से ट्रू ऑनर इन्वेस्टिगेशन, एच से होल्डिंग सब्सिडरी, ई से इंक्वायरी इनटू कंपनी अफेयर्स, और आर से रिटर्न फॉल्स प्रोस्पेक्टस। तो ये क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट के टाइम में भूल जाएंगे। एक नॉर्मल ऐसा नहीं है ना, एचआरएम वगैरह में तो फिर भी चलता है कि आपने खुद से बना लिया पॉइंट तो चल जाएगा, बट इसके अंदर नहीं चलेगा। लॉ में आपको अगर हेडिंग सही होगी तो ही आपका कंटेंट को वो सही मानेगा ना। कंटेंट चाहे आपका जितना मर्जी अप्रोप्रिएट हो, पर अगर हेडिंग गलत है तो कंटेंट भी आपका गलत ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं इसके अंदर कि हमारे कौन से इसके अंदर हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला गया यहाँ पर, सबसे पहले बोला गया द व्हील में बी पियर्स्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज, की 2 टर्म्स के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी एज पर द कंपनीज एक्ट, उसके अंदर हमारे टोटल 8 पॉइंट है कि कब कब हम कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को उठाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज, यानी पेरेंट कंपनी को अपनी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल दिखाने पड़ते हैं, यानी फाइनेंसेस दिखाने पड़ते हैं ताकि उसको असली कंट्रोल पता चल पाए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट व्हील करनी पड़ेगी, यानी कंपनी के घूंघट को उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर। इसमें क्या बोला गया कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी कंपनी के कोई ग्रुप है कि उसकी पूरी जांच पड़ताल कर सकती है कि कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स है उसके बारे में जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी जान पूछताछ कर सकती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी ओनरशिप। ओनरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट जान सकती है। अब ओनरशिप की बात करें कि कंपनी का जो रियल ओनर वो कौन है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट का पूरा राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, और वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कंपनी का जो ट्रू बेनिफिशियल ओनरशिप है वो किसके हाथ के अंदर है। नेक्स्ट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यानी जो कंपनी है वो झूठा प्रोस्पेक्टस दे रही है,
ठीक है, अब क्या बोला गया इसके अंदर कि अगर कंपनी शुरू करते वक़्त गलत या किसी झूठी इन्फॉर्मेशन के ऊपर शुरुआत करी गई थी, तो जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनको हम सू कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट केस फाइल करा जा सकता है। कॉर्पोरेट बिल उठाकर ये चीज़ पता चल पाएगा। फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, यानी कि जो एप्लीकेशन में थी वो वापस नहीं करना, तब भी हमें कॉर्पोरेट बिल उठानी पड़ेगी। यानी अगर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया और पैसा वापस ही नहीं किया, तो जो पेनल्टी है वो लगनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो ये बताया गया इसके अंदर। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या बताया गया कि अगर बिजनेस फ्रॉड के लिए चला रहा है, तो जो पर्सनल लायबिलिटी लगती है, यानी कि जो इंसान उसको फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट कर रहा होगा, ही और शी विल बी पर्सनली लायबल फॉर दोस। तो क्या बोला, इफ द बिजनेस कंडक्टेड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, तो ट्रिब्यूनल कैन होल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन पर्सनली लायबल। तो जो भी उस चीज के लिए पर्सनली लायबल पर्सन होगा, उसको कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल सू कर सकती है। आगे क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कुछ केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद मानते हैं कि हमारी इतनी तक लायबिलिटी रहेगी, हम अनलिमिटेड लायबिलिटी अपने आप को दे रहे हैं कि कुछ भी काम होगा तो हमारे पास लायबल है, हम लायबल हैं। नेक्स्ट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंपनी बनने से पहले की डील्स के लिए जितने भी प्रमोटर्स होंगे वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब तक कंपनी उन्हें अडॉप्ट ना करे तब तक वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन अनलेस द कंपनी लेटर अडॉप्ट्स देम। तो जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता उससे पहले के काम के लिए जो प्रमोटर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे इसके अंदर 3 केसेस भी है, थोड़ा लग सकता है कि बहुत सारे केसेस है बट इस वाले 3 को याद रखना है ना थोड़ा-थोड़ा। अगर नाम याद नहीं भी रहे तो कुछ ऐसे ऐसे ही लिख देना, केस लॉ, इन दिस केस लॉ इट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऐसे करके लिख देना, बट थोड़ा-थोड़ा याद करने की कोशिश करना। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 बताए हैं लर्न करने के लिए, एक सैल्मन वाला और एक ली वाला, ठीक है? अब हम जो 3 पढ़ने वाले हैं इनका नाम थोड़ा अजीब है बट आपको थोड़ा-थोड़ा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसको मैं आपको एक-एक करके पहले केस लॉ समझाती हूँ, फिर उसको अंदर का डिटेल में करेंगे। तो अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो केस लॉ है दैट इज़ हमारा रे दिनशो मानेकजी पेटेंट। तो मानेकजी से याद रखो, मानेकजी से हमें ये याद रखना है। इसमें क्या बोला गया है, तो दिनशो मानेकजी थे, वो एक बहुत ही रिच बिज़नेसमैन थे, ठीक है? उनका पूरा पर्पस क्या था, अपना बिज़नेस, रिच बिज़नेसमैन है तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ता होगा। तो उनका मेन पर्पस था, क्या काम क्या था कि हम उनको कहीं न कहीं से टैक्स की बचत करनी है। कि उनको टैक्स को बचाना है कि टैक्स उनको पे ना करना पड़े। तो इसलिए वो क्या करते थे, डमी कंपनीज़ बनाते थे। क्या करते थे? डमी कंपनीज़ को फ़ॉर्म करते थे, क्योंकि डमी कंपनीज़ में टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो उनका जितना भी पैसा, उनका जो पैसा था उन्हीं कंपनीज़ को लोन के नाम पे दे देते थे, जो उनकी डमी कंपनीज़ थी। तो क्या होता, फिर वापस जो पैसा लेना होता तो टैक्स फ्री लोन पेमेंट के रूप में ले लेते थे। तब इसमें क्या याद रखना है तुम्हें कि ये सब जो कंपनीज़ है जो सिर्फ़ टैक्स बचाने के लिए बनाई गई थी, उनका हमें पर्दा उठाना पड़ेगा, यानी व्हील को लिफ्ट करो और देखो कि कौन पर्सनली लायबल है इन सब काम के पीछे। क्योंकि टैक्स को तुम इल्लीगली टैक्स को बचौती नहीं कर सकते, टैक्स से बच नहीं सकते। तो क्या बोलेंगे, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, कि अगर सिर्फ पैसे को बचाने के लिए अगर हमने कोई कंपनी बनाई गई है, तो उस चीज केस के अंदर हमें कॉर्पोरेट बिल को उठाना पड़ेगा। इफ अ कंपनी इज क्रिएटेड जस्ट टू इवेड टैक्स, यानी टैक्स से बचने के लिए, तो कोर्ट्स में डिसरिगार्ड इट्स लीगल एंटिटी, तो कंपनी की लीगल एंटिटी को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट फ्रॉड, अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। तो इसमें हमारे केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्नेट। अब क्या होता है, जो मिस्टर हमारे हॉर्ने थे वो एक कंपनी में काम करते थे। जब उन्होंने उस कंपनी को छोड़ा तो उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था कि अगर वो कंपनी को छोड़ रहे हैं तो किसी भी कंपनी के कस्टमर से पर्सनली या डायरेक्ट बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते। अब वो कंपनी के कस्टमर्स, मतलब ये बताया गया कि कंपनी के कस्टमर से तुम डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखे, फॉर्मर एम्प्लॉय कौन थे, हमारे मिस्टर हॉर्ने। तो ये बताया गया, फॉर्म द कंपनी टू वायलेट नॉन कम्पीट एग्रीमेंट दैट इज व्हील फर्स्ट। तो अब इसमें क्या बताया गया कि जब उन्होंने एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी के थ्रू उन्होंने जो पुरानी कंपनी के जो ओल्ड कस्टमर्स थे, उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया गया। तब कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल करा, जो उनकी कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, गिलफोर्ड मोटर कंपनी। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट केस फाइल करा, तो ये डिस्कस करा गया कि कंपनी के अंदर जब ये डिस्कस करा गया था, ये पूरा उसके डॉक्यूमेंट में लिख रखा था कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। तो तुम लॉ के अंदर पढ़ के आए होगे, इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कंसीडर कर लिया जाएगा। और इस वजह से जो वेल है, वेल मतलब जो घूंघट है, उसको उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन इसके पीछे इंसान छुपा बैठा है। तो डिटरमिन द एनिमी करेक्टर ड्यूरिंग वॉर। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अब इसका क्या केस था कि कॉन्टिनेंटल टायर जो कंपनी है वो एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, ब्रिटिश रजिस्टर्ड कंपनी है। और लेकिन उसको जितने भी जो मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स देखे, तो वो कौन से थे शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर से वो जर्मनी के थे। अब जब पहला वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था तब ब्रिटेन और जर्मनी एक एनिमी बन गए थे, एनिमी नेशंस थे।
ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो वॉर के टाइम में जिस भी कंट्री के साथ हम वॉर लड़ रहे होते हैं, तो वो हमारी एनिमी कंट्री होती है। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करें या कोई भी डीलिंग करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो उसको हम इलीगल माना जाता है। तो वॉर के टाइम पे अगर कुछ भी करा जाए विद द एनिमी नेशन, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल इन द आइज ऑफ लॉज, और उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो यही बता गया कि कोर्ट में लिफ्ट टू द व्हील टू आइडेंटिफाई इफ अ कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय एनिमी नेशंस, कि ऑल्दो कि वो इंडिया में अगर इनकॉर्पोरेटेड है, बट उसके अगर मेजर शेयर होल्डर सब कुछ बाहर के, और जितना भी काम है वो बाहर के उनसे हो रहा है, तो कंपनी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कंपनी को जो व्हील है वो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या ये चारों केसेस आपको समझ आ गए होने चाहिए? अगर नहीं भी आए तो एक बार दोबारा रीड करो। ये 3 केसेस ये वाले और ये वाले। तो इनको जो मैंने आपको बना के दिखाया है उससे तो याद रखोगे तो तुम्हें अच्छे से ध्यान रहेगा। हाई फादर वाला, और इसमें पेटी हॉर्नी एनिमी। पेटी मतलब जो हमने पहला पढ़ा था, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू वाला होगा। नेक्स्ट है हमारा हॉर्नी, हॉर्नी वाला यानी हॉर्नी वाला केस, और एनिमी वाला केस। ठीक है, तो इससे तुम्हें याद रहेगा अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखो चैप्टर थोड़ा तुम्हें लेंथी लगेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार पढ़ रहे होगे, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैंने सब टॉपिक्स को कवर कराने में भी टाइम जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, प्राइवेट कंपनी क्या है? अब प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, ऐसी है जो कि कंपनी ने डिस्क्राइब करा, उतनी ही उसकी, जितनी रूल में लिखी गई है उतनी उसकी पेड अप कैपिटल है। अब एओ, उसके अंदर क्या बोला गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 चीजें लिखी होनी चाहिए। पहला, क्या बताया गया कि शेयर ट्रांसफर करने पर कितनी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो लिखा होना चाहिए। दूसरा क्या बताया गया उन्होंने कि मिनिमम मतलब मेंबर्स की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, कि लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जिसके अंदर हमारा कोई भी एम्प्लॉयज या एक्स एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करेंगे, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, जो कि पब्लिक ऑफर करना होता है ना, पब्लिक को ऑफर करना वो सिर्फ पब्लिक कंपनी में होगा, वो प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं होगा। वी कांट प्रोहिबिट, हम ये सब चीजें प्रोहिबिट कर रखेंगे टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक। अब इसमें एक और चीज बताई गई है कि अगर 2 लोग एक शेयर को ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक ही मेंबर हम इंक्लूड या एक ही मेंबर हम मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइवेट कंपनी की। क्या क्या एग्जेम्पशन है, क्या क्या चीजें उनको प्रिविलेजेस मिल रखी है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा गया है, ये पूछा भी गया अलग से कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन टू द प्राइवेट कंपनी। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, तो ध्यान रहेगा तुम्हारे लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ 2 इंसान होने चाहिए, सिर्फ 2 लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या, पब्लिक को शेयर बेचने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो, वो बनाना ज़रूरी नहीं है हमारा प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी रूल इसमें नहीं लगता है कि पब्लिक शेयर इश्यू करने में क्या-क्या कंडीशन होगी ना, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आगे क्या बताया गया है कि जो मिनिमम अगर मेंबर्स की बात करें, तो कितने मेंबर्स कोरम बनाएँगे? तो कोरम बनाने के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स भी काफ़ी है शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें कि जो मिनिमम मैनेजर रेमुनरेशन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक 11% की लिमिट होती है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, एग्जाम्पशन क्या-क्या मिल रखी है इसको, तो बताया गया कि कैन हैव परमानेंट लाइफ डायरेक्टर्स, की परमानेंट लाइफ डायरेक्टर रख सकते हैं, कि परमानेंट लाइफ के लिए एक ही डायरेक्टर रख ले कंपनी के लिए। अपने स्पेशल रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मे स्पेसिफाइड स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अ पर्सन, एक डायरेक्टर हो सकता है 20 कंपनी के अंदर, एक डायरेक्टर 20 प्राइवेट कंपनीज का भी डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी एक इंसान। नो नीड फॉर डायरेक्टर रोटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी कोई जरूरत नहीं होती है। एक रेमुनरेशन कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो जो भी प्रिविलेजेस और राइट के 10 हैं, 10 के 10 को याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो क्यों मार्क्स गंवाने हैं। ठीक है, इजी है क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, उसमें कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम की बात करें, एटलीस्ट मतलब कम से कम। इस प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें, तो पब्लिक कंपनी की कोई लिमिट नहीं होती, और प्राइवेट कंपनी में 200 होने चाहिए, जिसके अंदर हम पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। नेक्स्ट डायरेक्टर्स की बात करें, 3 डायरेक्टर होने चाहिए इसमें, हमारे पब्लिक के अंदर, प्राइवेट के अंदर हमारे 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक इन्विटेशन की बात करें तो हमने भी पढ़ा कि पब्लिक से इन्विटेशन नहीं कर सकते और एक जगह कर सकते हैं। तो क्या बोला गया कि जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं, वो इनवाइट कर सकती हैं पब्लिक से, बट जो प्राइवेट कंपनीज है वो पब्लिक से इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस से क्या है कि जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसका बनाना ज़रूरी होता है प्रोस्पेक्टस को, प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी
नहीं होता। नेक्स्ट हमारे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया कि हम फ्री है कि हम कर सकते हैं जितना भी हम अलॉट करना चाहते हैं और उसके अंदर हमें कोई भी एक सच कंडीशन नहीं दे रखी। अब इसमें एक मैंने ट्रांसफर ऑफ शेयर का बता दिया आपको, फ्रीली ट्रांसफरेबल है और इसके अंदर हम फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें तो क्या बोला गया कि ओनली आफ्टर रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब तक हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तब तक हम अलॉट नहीं कर सकते और ऐसा हमारा दूसरे के केस में नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करें मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात करें, इसमें 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कंपनी की बात करें तो अगर पब्लिक कंपनी है तो एंड में पब्लिक लिमिटेड या एलटीडी से एंड होगी और वहीं पे अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी डॉट लिमिटेड से एंड होना जरूरी है। अब हम कोरम जनरल मीटिंग की बात करें तो इसमें एक मेंबर एक लग रखा है कि इतने से इतने होने चाहिए मेंबर्स। तो 5 अगर लेस देन 1000 की बात हो रही है मेंबर्स हैं तो 15 अगर 1000 से 5000 तक के मेंबर्स है, अगर 30 सब ग्रेटर देन 5000 है तो इतने मेंबर जरूरी होने चाहिए। और इसकी बात करें तो सिर्फ 2 मेंबर्स इसके अंदर होने नेसेसरी है। नेक्स्ट डायरेक्टर रोटेशन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा इसके अंदर की डायरेक्टर रोटेशन इसमें नीडेड नहीं है और इसके अंदर बात करें पब्लिक कंपनी के अंदर उसमें नीडेड होता है। डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन बाय रोटेशन चलता रहता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर प्राइवेट में रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑडिट कमिटी की नीड इसके अंदर नहीं होती है, वहीं पे प्राइवेट कंपनी के अंदर सॉरी पब्लिक कंपनी के अंदर नीड होती है। तो 13 पॉइंट्स, आप 10 पॉइंट्स को अच्छे से टिप्स पे लर्न कर लेना। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, तो इजी इजी पॉइंट है। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, पब्लिक इन्विटेशन कर सकते हैं कि नहीं, प्रोस्पेक्टस हो गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो गया, मैनेजर रेम्युनरेशन हो गया, कंपनी नेम तो वेरी इजी और कोरम वाला पॉइंट डाल देना क्योंकि थोड़ा अच्छा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, मैं रीड करने के बजाय आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी में फटाफट समझाती जाऊंगी ताकि आपका टाइम थोड़ा कम बचे, बिकॉज चैप्टर इज वेरी वास्ट। अभी हम 10 पेजेस पे पहुंचे हैं, 20 पेजेस का आपको ये वाला चैप्टर है प्रॉपर। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी को हमें पब्लिक कंपनी में करना है तो उसके स्टेप्स क्या है। पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जैसे हम एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में बता रहे हैं कि उन रिस्ट्रिक्शंस को हम हटा रहे हैं। क्या बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जिसमें हम एओए की रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि 15 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन और जो नया एओए है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको आरओसी के पास भेज दो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेज दो। नेक्स्ट क्या, अगर मेंबर्स 7 से कम है तो उस मेंबर्स को 7 या उससे ज्यादा बनाओ। ये इसका एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में करने की ये स्टेप्स है हमारे। और अगर डायरेक्टर्स 3 से कम है तो एटलीस्ट इतना कर दो कि मिनिमम 3 तो डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में करना है तो प्राइवेट नाम उसके नाम से हटाना पड़ेगा, तो ये बोले कंपनी के नेम से प्राइवेट नाम हटा दो। तो पहला स्टेप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जिसमें एओए के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो। दूसरा से 15 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आरओसी तक के सारे डिटेल्स को भेज दो। और नेक्स्ट क्या बताया गया कि अगर मेंबर 7 से कम है तो उसको 7 तक तो बनाओ एटलीस्ट, और डायरेक्टर 3 से कम है तो एटलीस्ट 3 तो बना दो और प्राइवेट नाम उससे हटा दो। अब नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में हम कैसे करते हैं। पहला पॉइंट तो सेम ही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में करें तो एओए को हम एक्सक्लूड करेंगे और अगर हम पब्लिक को प्राइवेट में करें तो एओए को लाना पड़ेगा। तो ये बोला गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास करो जिसमें तुम एओए को एक सेक्शन बताया कि सेक्शन 268 के अंदर रिस्ट्रिक्शन के अंदर ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो इन द रिस्ट्रिक्शन। अब उसमें 15 दिन थे, अब इसके अंदर कितने दिन हो गए, 30 दिन। अब 30 दिन के अंदर अंदर जो ये रेजोल्यूशन है उसको किसके अंदर पास करना है, हमें किस तक भेजना है, आरओसी तक भेजना है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अप्रूवल की बात करते हैं, जब तक हमें सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर देता तब तक हमें प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट हम नहीं बना सकते। तो ये बोले कि एक अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और उसके बाद फाइल करना पड़ेगा सब कुछ आरएससी के अंदर। तो 15 दिन के अंदर जो अंदर अंदर अप्रूवल लेटर प्लस जो नया एओएसी है वो आरओसी के पास हमें फाइल करना पड़ेगा। तो क्या लगा है, अप्रूवल लेटर, आर्टिकल, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स यानी एओसी को हमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास लेकर जाना पड़ेगा और अपने नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड को ऐड कराना पड़ेगा। अब 6 पॉइंट इसमें क्या बोला है कि अगर मेंबर्स 200 से ज्यादा है तो मेंबर्स की जो जो काउंट है उसको 200 तक लेकर आओ, उससे ज्यादा हमें एक्सटेंड नहीं करना है। और इसमें जो ये 200 मेंबर्स है उसके अंदर हम एक्स एम्प्लॉयज या पास्ट एम्प्लॉयज को, एक पास्ट एम्प्लॉयज और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो समझना, अब शॉर्ट में समझा रही हूँ। प्राइवेट को पब्लिक में करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन 7 मेंबर्स 3 डायरेक्टर, प्राइवेट नाम हटा दो। पब्लिक को प्राइवेट में करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट का अप्रूवल, रिस्ट्रिक्शंस ऐड करो, लिमिट करो 200 तक। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दिया, तो ध्यान होना चाहिए तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्टेप्स बता दो इसके। ठीक है, ऐसे अभी तक पूछा नहीं गया और चांसेस है क्योंकि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, हमने 3 कंपनीज पढ़ ली है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो वो कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड हो, किसके पास कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर दोनों, सेंट्रल भी और स्टेट दोनों के पास, इनके ज्वाइंटली कर रहे हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। पहला है हमारा ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। अब जो पहला है हमारा दैट इज ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो भी ऑडिटर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और इसके किसके सजेशन में करेगा? सीएजी। सीएजी क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके एडवाइस पर जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सीएजीएस पावर्स की पावर क्या क्या है हमारा? पहले ऑडिट का प्रोसेस को डायरेक्ट कर सकते हैं सीएजी, डायरेक्ट ऑडिट प्रोसेस, प्रोसीजर, ये प्रोसेस कह लो। आगे क्या बोले? सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है ये। साथ में बताया गया कि जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मांग सकता है अगर कुछ चाहिए हो, नीडेड हो। और ऑडिट रिपोर्ट में अपने कमेंट्स को भी डाल सकते हैं कि ये मेरे कमेंट्स है, ये चीजों में सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट की जो कॉपी है वो हमें सीएजी को भेजनी पड़ेगी, उनको दिखानी पड़ेगी। और जो फाइनल रिपोर्ट होगी प्लस जो सीएजी ने उसके ऊपर कमेंट होंगे वो किसके पास सबमिट होंगे? एजीएम। एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम आगे इन द फर्दर यूनिट्स डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। उसके ऊपर एक प्रॉपर एक क्वेश्चन है आपका, तो उसमें बताऊंगी डिटेल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रिपेयर्स, जो एनुअल रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेगा और 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट को एजीएम को सबमिट करना पड़ेगा। और जो ये रिपोर्ट है ये जितने भी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उन दोनों हाउसेस में रखा जाएगा। और साथ ही बताया गया कि अगर कंपनी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की हो तो स्टेट रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन में रखी जाएगी। अब जो सेंट्रल है तो सेंट्रल, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एग्जेम्पशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या चीजों में एग्जाम कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सेक्शन से छूट नहीं दे रही है, इसको छूट नहीं सकता है। जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी भी सेक्शन से कैन एग्जेम्प्ट अ गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसी भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे मॉडिफाइड प्रोविजंस, यानी ऑफिशियल गेजेट की बात करें हमें इसमें पब्लिश करना पड़ता है। अब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी इतना पूछा नहीं गया, बट स्टिल जस्ट मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट पता हो कि कंसेप्ट में क्या क्या बात करी गई है, डिफाइन पता हो, इसकी हेडिंग हेडिंग पता हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी पर अगर ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो फॉरेन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और इसके ऊपर ही तो मैं 3 से 4 पन्ने में इसके नोट्स है, बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा था इसका। मैंने उसको भी बहुत शॉर्ट में समझाया है, लिखा है, और मैं डिटेल में लिखा है, बट समझाऊंगी मैं बहुत अच्छे से कि तुम्हें दिमाग में सेट हो जाए। लगे फॉरेन कंपनी मतलब बाहर, जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, यानी किसी फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई हो या बनी हुई हो, उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। इसका इंडिया में अपना एक ऑफिस या एजेंट रखते हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस पीओबी इन इंडिया हो, किसी भी फॉर्म में, जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक और इस फॉर्म में। और कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंदर किसी भी मैनर में कंडक्ट करा रही हो, यानी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करती हो किसी भी फॉर्म में, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। अब आगे हम बताएंगे प्लेस ऑफ बिजनेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो अब इसमें 5-6 चीजें हमारी कवर है, 3 है कि 4 है? हाँ 3 ही। हाँ, पहला है हमारा बी टू बी या बी टू सी। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर्स ट्रांजेक्शन कंडक्ट करती हो। जैसे कि अमेजोन हो गया, उड़ान हो गया। उड़ान बी टू बी है और अमेजोन बी टू सी है, यानी बिजनेस टू डायरेक्टली कस्टमर है। इंक्लूड डिजिटल सप्लाई भी हो रहा है, डेटा इंटरचेंज भी हो रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स भी हो गया, उसकी बात कर रहे हैं हम। डिपॉजिट एंड सिक्योरिटीज की बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे, कि अगर इंडियन पब्लिक से पैसा या इन्वेस्टमेंट मांगती है तो उसकी बात करें हम डिपॉजिट एंड सिक्योरिटीज के अंदर, फ्रॉम एनी पर्सन इन इंडिया और एनी इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं। सर्विसेज ऑफर इलेक्ट्रॉनिकली क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर, पेपाल हो गया हम यूज करते हैं, गूगल एड्स हो गए हमारे, और ट्रांजेक्शन सर्विसेज हो गए, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, डेटाबेस सर्विसेज हो गए, ये सब बातें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इसी के अंदर ही आ रहा है। लेकिन आगे करते हैं हम कौन से लॉस की बात कर रहे हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। देखो इसमें ना बहुत सारे एक्ट वाइज दे रखा है कि इतने से इतने एक्ट के अंदर क्या क्या होगा। तो बताया गया कि सेक्शन 380 टू सेक्शन 386 और साथ में सेक्शन 392 और 393, इसके अंदर हम फॉरेन कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। और किसके अंदर नहीं हो सकती? वो 387 से 391 के अंदर नहीं हो सकती। कोई इतना कॉमन सी बात है, 380 से 390 तक का चल रहा है और उसमें 87 से 91 नहीं है, तो उसमें नहीं कर सकती अप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेशल केस आता है डीम्ड इंडियन कंपनी का केस, तो उसको समझते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है कि अगर
50% या ज्यादा कैपिटल इंडियन सिटीजन्स या इंडियन कंपनीज होल्ड करती हों, तो जितने भी हमारी फॉरेन कंपनी है को हम इंडियन कंपनी के जैसे ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो अपना जाएगा, अगर वो अपना बिजनेस भी है वो इंडियन के अंदर ही कंडक्ट कर रही है। दोबारा बोल देती हूँ इसको कि 50% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल जो फॉरेन कंपनी की है वो इंडिया के अंदर ही है या इंडिया के सिटीजन के अंदर ही ओन कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डीम्ड इंडियन कंपनी कंसीडर करी जाएगी। तो बोला कि वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ या फिर कंपनीज के साथ एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या इंडियन सिटीजन भी है, इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो भी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, तो फॉरेन कंपनी विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इंडियन कंपनी फॉर इट्स इंडिया बिजनेस ओनली। अब क्या बोला गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी बाय द फॉरेन कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी को रजिस्टर करने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। तो अब इसमें एक बनाया गया CA2R PDC, इसको याद रखना, CA2R CA2RPDC, तो ए दोबारा इसलिए ए स्क्वायर लिखा गया है और पीडीसी है। तो सी से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें सब कुछ आएगा, एमओए एओए और भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है तो सब कुछ इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इफ नॉट इन इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी दे सकते हैं। A1 मैंने दो, A2 लिखा है तो ए पहला क्या, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी जो कि बाहर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। A2 यानी कि जो प्रिंसिपल बिजनेस जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, उसकी बात कर रहे हैं हम। आर की बात क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज की नेम की बात कर रहे हैं, उन सबकी बात कर रहे हैं। पी यानी डिटेल्स ऑफ द पर्सन ऑथराइज, डी से डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, सी से अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड उनकी बात करता है। उसको डिटेल में मैं बता देती हूँ। एड्रेस ऑफ द ऑफिस इन इंडिया वो बताना है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंक्लूडेड है वो बताना है, जितने भी पर्सन ऑथराइज पर्सन जो इंडिया उसकी डिटेल्स बताओ, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो सब दो। नेक्स्ट डिक्लेरेशन, इसमें ऑथराइज पर्सन या डायरेक्टर्स उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। और सी हमारा है अदर इन्फॉर्मेशन जो भी एज पर प्रिस्क्राइब्ड होती है। कभी ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हमने फिल करे हैं, सबमिट करे हैं आरओसी को, अगर इसमें कोई भी चेंज आए या कोई भी डिलीशन ओमिशन कुछ हो, अगर हमें चेंज करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो हम फॉर्म FC2 इसके अंदर हम 30 दिन के अंदर अंदर इसको हम फिल करके इसमें जितने भी डिटेल्स होंगे उसको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये चीजें इसके अंदर गलत है या इसको हमें ऐड करना है या अपडेट करना है। नेक्स्ट सेक्शन 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं। तो हर कैलेंडर ईयर में एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा बिकॉज हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो वो जरूरी है। अटैच द सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ नीडेड फॉर द फॉरेन कंपनीज। और नेक्स्ट क्या पॉइंट बताया कि फॉर्म FC3, जब भी हमने बताया मैं इंडिया के सभी पीओबी का, तो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस, उसकी हमें लिस्ट बनाकर देनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक एक्सेप्ट FC फ्रॉम दिस प्रोविजन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन कंपनी को इस प्रोविजन से हटा भी सकता है अगर वो चाहे तो। डिस्प्ले ऑफ नेम बाय द फॉरेन कंपनीज, इसकी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो क्या बोले कि कहाँ पे, हर ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर होना चाहिए, और दूसरा लेटर्स इनवॉइसेस एड इन सब के ऊपर हमें पता होना चाहिए। तो मतलब क्या है, जो फॉरेन कंपनी है उसको अपना नाम और अपनी डिटेल्स को कहाँ कहाँ लिखना जरूरी है। हर अपने ऑफिस के अंदर, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, लेटर्स के ऊपर अपना नाम, इनवॉइसेस के ऊपर अपना नाम, एड्स के ऊपर, और जितने भी पब्लिकेशन होते हैं उन सबके ऊपर अपना नाम देना या अपना नाम लिखना जरूरी होता है। अब उसमें लिखना क्या होता है, क्या कौन सा नाम की बात हो रही है, नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट करी गई है, और मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या नहीं ये बताना, उसकी स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो इजीली एलिजिबल इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी हो सकता है, प्लस जहां पर पीओबी हो वहां की लोकल लैंग्वेज में भी हम कर सकते हैं, कि प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर है उस जगह की लोकल लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले ऑफ नेम वाला कंसेप्ट है वो खत्म होता है। अब एक और इसके अंदर आता था हमारा एक, हाँ पूरा ये पूरा एक और है हमारे पास, कि कौन सी पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन की बात करें, कि क्या क्या पेनल्टी होती है फॉरेन कंपनी के ऊपर, तो उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर जो फॉरेन कंपनी है वो डिफॉल्ट है, यानी वो अगर एक्ट के चैप्टर को, एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या कितने की पेनल्टी उसके पास जाएगी,
1 लाख की प्लस 1 लाख से 3 लाख तक की जा सकती है, प्लस पर डे चार्ज भी जाएगा। पर डे चार्ज कितना है हमारा 50,000 जब तक उसका डिफ़ॉल्ट चला है, जब तक उसका डिफ़ॉल्ट क्लेम खत्म नहीं हो जाता। अगर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है तो उसकी कितनी जाएगी 25,000 से 5 लाख तक की इसकी पेनल्टी जा सकती है। कोई भी जेल टर्म इसमें प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, हटा दिया गया है कि जेल क्लॉज़ को अब रिमूव कर दिया जाए बोथ फ्रॉम द कंपनी भी, फॉरेन कंपनी से भी और ओआईडी से यानी कि ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट से भी। अब नॉन कंप्लायंस कॉन्सिक्वेंस यानी कि अगर फॉलो नहीं करा, फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन तो क्या-क्या चीज़ें उसके साथ हो सकती है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी फेल कर जाए कि वो अपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही, तो फिर भी उसके जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो वैलिड रहेंगे और कंपनी के अगेंस्ट हम सू फाइल कर सकते हैं, यानी केस फाइल कर सकते हैं। कंपनी कैन बी सूड, ठीक है? अब कंपनी क्या-क्या नहीं कर सकती? कंपनी कोई सू कर नहीं सकती किसी के ऊपर, कोई क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकती, कोई काउंटर क्लेम या काउंटर ऑफर नहीं कर सकती है और साथ ही कोई भी लीगल प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसने वो एक्ट को फॉलो करना स्टार्ट नहीं कर देती। ठीक है? तो अंटिल द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंपनी इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती। अब क्या-क्या एग्जेम्पशंस दे रखे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू द फॉरेन कंपनीज़ अब इसकी बात करते हैं हम इसके अंदर। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ फॉरेन कंपनीज के रूल से छुट्टी दे सकता है कि उनको उस चीज से छुटकारा दे सकता है। अब किसकी छुट्टी मिल सकती है? पहले फॉरेन कंपनी को मिल सकती है और बाहर की कोई भी कंपनी चाहे इंडिया में उसका ऑफिस हो या नहीं हो। तो ये बताया कि फॉरेन कंपनी को मिलेगा यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो। अब आगे की बात करी जा रहे हैं कि किसी मैटर में अब एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन किन चीजों में मिलेगा, किन किन चीजों में नहीं मिलेगा। सिक्योरिटीज ऑफर करनी पड़ेंगी, ठीक है? प्रोस्पेक्टस बनाना, आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की बात करें कि काम से जितनी भी जुड़ी चीजें होंगी उनके अगेंस्ट। तो सीजे जब एग्जामिशन देगा तब उसका जो नोटिस है वो पार्लियामेंट में जाकर हम पेश करेंगे, कि बताएंगे, उनको पढ़ा जाएगा। उसके बाद ही ये सब चीजों में एग्जामिशन मिलेगा, ठीक है? तो कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन मस्ट बी सेंड टू द ले डाउन बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी फॉरेन कंपनी में बहुत सारी चीजें आई थी, तो अगर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की क्या-क्या चीज़ें तो बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी का मतलब, प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-सी एक्टिविटीज़ ऑफर है, ये हमने पढ़ा है इसके अंदर। एप्लीकेबिलिटी मत रखना, इतना वो नहीं है हमारा। डॉक्यूमेंट्स को याद रख लेना, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमने डिस्प्ले ऑफ नेम वाला पढ़ा, ये बहुत ईज़ी है, तो इसलिए इसको कर लेना। और जो भी तुम्हें 1-2 चीज़ें लगे, जो तुम कर पाओ, उसको कर लेना, कि 10 नंबर तक या 12 नंबर तक का तुम्हें कंटेंट पता हो, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वैसे तो क्वेश्चन 9 मार्क्स तक, 10 मार्क्स तक ही आएँगे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। बट इन केस अगर पैटर्न बदल दिया जाए तो उसके केस का सिनेरियो का बता दें, तो वरना यूनिट 1 से तो 9-9 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आए हैं अभी तक बैक टू बैक सभी सालों में। तो चांसेस है कि इस बार भी 9 मार्क्स का ही आएँगे। 2 क्वेश्चंस मतलब 4 क्वेश्चंस विद ऑप्शन ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज वन पर्सन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक नेचुरल पर्सन मेंबर होता है, यानी एक ही आदमी या एक ही औरत उसको रन कर रहा है। अब इसके फीचर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी है, इसको एक प्राइवेट कंपनी मान के चलते हैं। और अब एक ही मेंबर होता है, तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर चलेगा। रुको, हाँ, एक मिनट को। ओपीसी इज ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी फॉर ऑल द लीगल पर्पसेस, जो मैंने ऊपर बताया कि उसको प्राइवेट कंपनी मान के चलेंगे। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज आर एप्ली जितने भी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनीज के हैं वो ओबीसीज पे भी एप्लीकेबल रहेंगे, अनलेस एक्सक्लूडेड या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्सक्लूड कर रखा हो, तब नहीं होगा। अदरवाइज सब प्रोविजन जो है प्राइवेट कंपनी के वो ओपीसी पे एप्लीकेबल रहेंगे। साइलेंट फीचर क्या, पहला क्या है, एक ही मेंबर होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब रजिस्टर्ड की बात करते हैं, किस नाम से रजिस्टर होगा? एज ए प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय प्राइवेट कंपनी तो लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। प्राइवेट कंपनी के अंदर पढ़ा था, तो इसमें भी सेम एज इट इज ही आ जाएगा। अब आगे क्या बताया कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर्स का ट्रांसफर अलाउड नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड है शेयर्स का ट्रांसफर, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती है प्राइवेट कंपनी है तो। ये तो पढ़ा ही था अभी हमने ऊपर जब पढ़ा था प्राइवेट कंपनी का। नॉमिनी कौन सा, नॉमिनी का होना बहुत जरूरी होता है। नॉमिनी का एक रिटन कंसेंट हमें आरओसी को देना पड़ता है। डेथ हो जाए, इंजरी होने पर नॉमिनी मेंबर बन जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और साथ में नॉमिनी बदला जा सकता है कि अगर हम चाहे तो मेंबर को नॉमिनी किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। एंड ओनली इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट कैन फॉर्म ओपीसी, सिर्फ इंडियन सिटीजन या इंडिया के रेजिडेंट ही ओपीसी को बना सकते हैं, नॉट द आउटसाइडर्स ऑफ इंडिया। A person can incorporate only one ओपीसी, सिर्फ एक ही ओपीसी, वन पर्सन कंपनी आप ओन कर सकते हो अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है तो। कैपिटल की बात है, पेड अप कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 50 लाख होनी चाहिए। और टर्नओवर लेस देन 2 करोड़, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है तो वो वन पर्सन कंपनी है, अदरवाइज इसको चेंज करना पड़ता है अगर ये टर्नओवर, अगर ये पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाए। कौन सी एग्जेम्पशन एंजॉय कर जाते हैं, इनको कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ता अपनी कंपनी का। रोटेट ऑडिटर्स का भी कोई स्कीम इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं रहती है। देखो मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ बिकॉज़ चैप्टर बहुत बड़ा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा एक्सीड
प्रोसीड हो जाएगी वीडियो उसकी। एनुअल रिटर्न की बात करें तो उसको साइन करना किससे साइन होगा? सीएसई या फिर कोई एक सिंगल डायरेक्टर साइन कर सकता है या फिर कोई 2 डायरेक्टर्स हैं उनकी बात करी जा रही है हमें। और इसको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती सिंस इट इज़ अ 1% कंपनी ओनली। अब 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो 1% कंपनी इज़ वेरी इंपोर्टेंट, पूछा गया 2-3 बार, ईज़ी है मेरे हिसाब से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो तुम लोग कर सकते हो उसको याद। ठीक है? एग्जामिनेशंस भी लिख देना, फीचर्स तो याद रख ही लेना और ये वाला पॉइंट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि किस बेसिस पर हम ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला गया अब इसके अंदर? सेक्शन 18 की बात करी गई है और कंपनीज एक्ट और रूल 7 की बात कर रहे हैं ऑफ द कंपनीज रूल 2014। उसके अंदर बताया गया है कि एमओई दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ता है बिफोर चेंजिंग द कंपनी इनटू ओपीसी को एक प्राइवेट कंपनी बनाने के अंदर हमें ये सब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ये लीगल बेसिस की बात करी गई है। अब इसके 2 वेज हैं ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के। पहला है हमारा वॉलंटरी कन्वर्जन, जस्ट अ व्हाइल, पहला हमारा वॉलंटरी कन्वर्जन और दूसरा है हमारा कंपल्सरीली या फिर मैंडेटरी कन्वर्जन। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टेप, बट इजी ही है। अब पहले हम पढ़े वॉलंटरी कन्वर्जन। वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से हम जब कन्वर्ट कर रहे हो तो पहला पॉइंट है कि कब करेंगे। सिर्फ 2 साल के बाद ओपीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर करना है तो कैसे कर सकते हैं? एमओए और एओ के थ्रू से कर सकते हैं। एमओए और एओ को हम बदलना पड़ेगा, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है। अब आगे क्या बोला गया इसमें कि हम किसको इन्फॉर्म करेंगे इसके लिए? तो हमें आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन द 60 डेज और साथ ही हमें एक ई फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा आईएनसी फाइल, और जिसको हमें 60 के 60 डेज के अंदर अंदर ही फाइल कर देना पड़ेगा, तभी हम वॉलंटरली हम कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 साल बाद ओपीसी में कन्वर्ट, एमओए को बदलना, 2 डायरेक्टर्स, 2 शेयर होल्डर्स और आरओसी को 60 डेज के अंदर अंदर भेजना। नेक्स्ट इज कंपल्सरी या फिर मैंडेटरी कन्वर्जन, कि कब करना ही करना पड़ेगा एक ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के अंदर। अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिमिट पढ़ी कि 50 लाख से 2 लाख का हमने पढ़ा, 50 लाख से कम का टर्नओवर और 2 लाख से कम का सॉरी 50 लाख से कम की पेड अप कैपिटल, 2 लाख से कम का टर्नओवर। तो अगर इसे एक्सीड कर दिया गया तो कंपल्सरी हो गया ना कि कंपनी को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो ये 2 रीजन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है विद इन द 6 मंथ्स ऑफ द एक्सीडिंग अबव लिमिट, कि 6 महीने के अंदर अंदर ही जब वो लिमिट एक्सीड कर गई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही हमें एक 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा गया बहुत बार। तो स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो अपनी बीएससी के अंदर भी इन योर 11th स्टैंडर्ड, तो उसको पढ़ते हैं कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती। ठीक है, अदर देन द पब्लिक कंपनी की बात करें, दैट इज प्राइवेट कंपनी कह लो, उसकी पेड अप कैपिटल की बात करें तो डज नॉट एक्सीड 50 लाख से एक्सीड नहीं करती और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ तक जा सकती है। और टर्नओवर की बात करें तो एज मतलब मिनिमम टू मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम की। और टर्नओवर की बात करें तो एज पर लास्ट पीएनएल अकाउंट की बात करेंगे, लेटेस्ट अगर लास्ट की बात करें तो उसमें क्या बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और लिमिट बढ़कर 1000 करोड़ तक की जा सकती है। अगर होता है इन इन लॉन्गर टर्म की बात करें तो लिमिट को हम बढ़ाकर 100 करोड़ भी कर सकते हैं। नॉट 1000, मैंने गलती से 1000 बोलते तो 100 करोड़ भी कर सकते हैं। अब किन किन को हम स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं कर सकते, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं मान सकते। जो भी कंपनी सेक्शन 8 के अंदर है उनको भी नहीं मानेंगे। या कोई गवर्नमेंट नहीं है कंपनी, गवर्नमेंट बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई एक स्पेशल एक्ट के अंदर आ रही है एक्सक्लूडिंग द कंपनीज एक्ट, तो उसको भी हम स्मॉल कंपनी के अंदर एक्सक्लूड नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन या बेनिफिट्स क्या-क्या है, उनको कैश पे प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। उनकी जो एनुअल रिटर्न होती है वो सीएस या फिर कोई एक डायरेक्टर भी जो सीएस ने अपॉइंट करा उसको भी साइन कर सकता है। बोर्ड मीटिंग कब कंडक्ट करनी होती है उनको? एवरी हाफ ईयरली, यानी कि 90 से दिन का गैप इनके अंदर हो सकता है, 90 या 90 से कम तक का गैप, तो इतना चलता है, इनको ये रिलैक्सेशन मिल रखा है। अब ये हमारा स्मॉल कंपनी का छोटा ही पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो लर्न कर लेना प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है। अब देखो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी रह गई है, इसका होल्डिंग वाला करना है, एसोसिएशन वाला करना है, देन इलीगल वाला देखो थोड़ा सा टॉपिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने पेजेस तक आपका जाएगा इसके नोट्स। यस, तो आपको 21 पेजेस तक करना है, तो वी आर अभी जस्ट एट 17 18 आई गेस। यस, अभी हम 17 पर भी नहीं आए, हम अभी 16 पर हैं। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के करते हैं। देखो वीडियो अगर बड़ी हो रही है बट आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा। आपको अगर बुक्स पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि इतना सब कुछ है, हम पढ़े कैसे।
तो मैंने सब कुछ एनालाइज़ कर कर आपके लिए नोट्स इतने मेहनत से बनाए हैं। मेरे को बहुत टाइम लग गया नोट्स को बनाने के लिए, तभी थोड़ी वीडियो भी आपका थोड़ा लेट आ रही है और आप सबको एक रेस्ट का टाइम भी मिल गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो पढ़ने भी 1 दिन पहले ही बैठेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज़ क देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कहीं पे कांसेप्ट में डाउट लग रहा है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए। देखिए, कोई लॉ है, आप सबके लिए न्यू है कांसेप्ट, आप पहले से नहीं पढ़ कर आ रहे। ठीक है? तो आप सब जितना उसको रिवाइज़ करते रहोगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तभी यूनिट 1 जैसे ही अपलोड हो रही है, आपको दिखी जाएगी यूनिट 1 अगर आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार पहले स्लो मोशन में देखो, जितनी इसकी स्पीड है 1x पे ही देखो। उसके बाद इसको 2x पे कर जितनी भी आप स्पीड पे सुन सकते हो, उस स्पीड पे सुन के एक और बार देखो, ताकि आपके दिमाग में वो सारा का सारा चीज़ें रिमेंबर कर पाओ और याद रह पाए कि किसमें क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है? जितना आप विजुअलाइज़ कर पाओगे, जितना आप सुन पाओगे, रिमेंबर उतना ही ज़्यादा आप कर पाओगे, ठीक है? सिर्फ नोट्स रीड करने से कुछ नहीं होगा, याद रखना लॉ के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी कौन-सी होती है उसकी बात कर रहे हैं। अब लिखा है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी में एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जितने भी कंपनीज़ आ रहे हैं वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट का ही पार्ट है, ये तो याद रखना, ठीक है? तो अगर कभी लाइन में समझ नहीं आता, इसको इसी से स्टार्टिंग कर दो। प्रोड्यूसर कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको किसने फॉर्म करा है? फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं। अब फार्मर्स कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं, तो किस काम के लिए कर रहे होंगे? प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हो सकता है, मार्केटिंग के लिए हो सकता है, सेलिंग के लिए हो सकता है, एक्सपोर्टिंग के लिए हो सकता है। ये सब मेन रीज़न्स आ रहे हैं ना, फार्मर अगर कर रहा है कोई भी चीज़ को, या प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, तो यही बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं अभी क्या लिख रखा है इसके अंदर। तो एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोक्योरमेंट यानी किसी चीज़ को बनाना हो गया, निकालना हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, इन सब चीज़ों की बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोर्टिंग भी हो गया, सेलिंग भी, सब कुछ इसी के अंदर ही आ रहा है। अब इसके फीचर्स क्या है कि मिनिमम 10 मेंबर चाहिए होते हैं और कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट बता रखी है हमें। नेक्स्ट ये बताया गया कि शेयर्स पब्लिक को बेचे नहीं जा सकते इसके, इसको एज़ अ प्राइवेट कंपनी ही फॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फॉर्म्ड एज़ अ प्राइवेट कंपनी, बट कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लगाना ज़रूरी है। शेयर्स नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, शेयर्स को पब्लिकली हम ट्रेड नहीं कर सकते। इनका जो नेम है प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से एंड होता है। मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे लिख रखे हैं, बट आप 5-6 याद लर्न कर लो, 6-7 भी याद रख लोगे, बाकी आप बना भी सकते हो। ठीक है? अब क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके प्रोड्यूसर कंपनीज़ के अंदर। देखो, अगर वीडियो क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आप जाकर ऑडियो और एचडीपी को कर 1000 तक कर लिया करो, 1080 तक कर लिया करो, तो आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी। थोड़ा पिक्सेल्स को ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हैं तो हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को जाकर अपने सेटिंग्स में जाकर इम्प्रूव कर लो, तो आपको क्लियर ही दिखेगी। वो थोड़ा बीच में नेटवर्क की वज़ह से ऊपर-नीचे हो जाता है। तो 1-2 बच्चों ने ये बोला था कि वो वीडियो क्वालिटी सही से नहीं दिख रहे, ब्लर्स दिख रहे हैं वर्ड्स, तो आप जाकर सेटिंग्स को चेंज कर लीजिए अपने। ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आगे क्या बताया गया इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या, प्रोडक्शन करना, प्रोक्योरमेंट करना, बनाना और मार्केटिंग करना, सेल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा क्या, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस मतलब पूरा कंज़र्व कर रहे हैं, पैकेजिंग करना, प्रिज़र्व करना, ड्राइंग करना, ये सब की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, सप्लाई कर देना मशीनरी का या उस इक्विपमेंट का, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पावर जनरेशन हो गया, इंश्योरेंस और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स की मेंबर जितने भी काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर मेजर्स, प्रमोटिंग म्यूचुअल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये बहुत ऐसे बहुत पढ़ते वक़्त बहुत अजीब से लगते हैं कि इतने सारे याद कैसे रहेंगे? तो आपको अब इसमें याद क्या रख सकते हो? डेफिनिशन याद रखो, ठीक है? फीचर 4 हैं, 5-6 हैं, उसको याद रखो, ईज़ी है क्योंकि फीचर्स, और 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपका आपका 9 नंबर का आ रहा है, आपका कंटेंट इसका बहुत सारा है, पब्लिक प्रोड्यूसर कंपनी का, देखो यहाँ तक पूरा जा रहा है आपका। तो अगर आप कर यहाँ तक पूरा आपका कंटेंट है प्रोड्यूसर कंपनी का है, तो यू हैव सफिशिएंट कंटेंट जिसके अंदर, तो उसके अंदर आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, कि कैसे आप प्रोड्यूसर कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कर सकता है? 10 प्लस प्रोड्यूसर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल हो, या फिर 2 होने चाहिए, या 2 प्लस प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन हो जाए, यानी कंपनीज़ हो जाए। ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अबव भी हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, कुछ प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो भी हम एक कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी को बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से, एमओए चाहिए है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन द 30 डेज़ अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है, और अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगी अंडर द आरओसी। नेक्स्ट, प्रोविजंस अंडर कंपनीज, लोग क्या-क्या प्रोविजन इसको दे रखे हैं, तो ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि सबसे पहला कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज है, कंपनीज एक्ट के अंदर ही इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर इक्विटी सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर्स कितना अलाउड होते हैं, लायबिलिटी सिर्फ अनपेड शेयर वैल्यू तक हुई जितना हमने पे नहीं करा है। डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, 1% वन वोट वाला रूल चलता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, बोर्ड एग्जीक्यूटिव हो गए, वही इसको मैनेज करते हैं, और बोर्ड्स एंड जनरल मीटिंग इसके अंदर होती है प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पार्ट इज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, ये भी थोड़ा समझने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी क्या है? वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है।
और उससे होल्डिंग कंपनी हम कह देंगे। और सब्सिडियरी कंपनी क्या है? वो कंपनी जिसको कंट्रोल किया जाता है, उससे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, होल्डिंग कंपनी यानी वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। अ कंपनी दैट कंट्रोल्स द अनदर कंपनी, उसी को हम सब्सिडियरी कॉल्ड सब्सिडियरी। जो दूसरी कंपनी को होल्ड करे उस कंपनी का नाम क्या? सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करे। सब्सिडियरी कंपनी क्या है? जिसको कोई और कंपनी होल्ड करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तब कंट्रोल कैसे कैसे जरूरी कैसे कर होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन भी कंट्रोल मैटर करते हैं कि कौन क्या कितना कंट्रोल रहेगा। और क्या बोले कि 50% से ज्यादा वोटिंग पावर भी हो, इससे डायरेक्ट हो गए इनडायरेक्ट हो गए, वो भी चलेगा। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें ए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने बी ले लिया, और एक मैंने ले लिया सी ले लिया। ठीक है, इसकी बात करें तो ए हमारा बी को कंट्रोल कर रहा है, ए किसको कंट्रोल कर रहा है? बी को कंट्रोल कर रहा है। और जो बी है वो सी को कंट्रोल कर रहा है। तो जो सी और बी है, सी हो गया, मतलब ए और बी कह लो, ए और बी हो गए, ए और सी हो गए, ये दोनों की सब्सिडियरी कंपनी हम मानेंगे। रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी का सब्सिडियरी है, तो हम क्या बोल रहे हैं? ए अगर बी को कंट्रोल कर रहा है और बी अगर सी को कंट्रोल कर रहा है, तो जो सी है वो ए और बी दोनों की क्या कंसिडर करा जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी कंसिडर करा जाएगा। बिकॉज सी को सब कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने वाला कौन है? बी। और दूसरा क्या है? ए। तो बी किसके लिए सब्सिडियरी कंपनी है? वो ए के लिए सब्सिडियरी कंपनी है। और सी किसके लिए सब्सिडियरी कंपनी है? सी है बी के लिए भी और ए के लिए भी, क्योंकि दोनों के दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं सी को। तो जिसको कंट्रोल कर रहे होते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी होती है, और जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होल्डिंग कंपनी होती है। तो एग्जांपल लिखा भी होगा मैंने, इफ कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी एंड कंपनी बी कंट्रोल्स कंपनी सी, देन कंपनी सी इज अ सब्सिडियरी ऑफ बोथ बी एंड ए। तो दोनों की सब्सिडियरी कंसीडर करी जाएगी। अब होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी दोनों की एक अलग लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, और जो होल्डिंग कंपनी होती है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बनाना जरूरी होता है, ऑफ द इंक्लूडिंग सब्सिडीज को भी इंक्लूड कर। अब नेक्स्ट दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। में क्या बताया गया? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी वो कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन या फिर फॉर द गुड मोटिव्स के लिए बनी गई। तो अ कंपनी फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट एंड रजिस्टर्ड अंडर द लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसकी कंडीशन क्या है कि वो किस किस काम के लिए बन सकती है? वो किस किस को चीज को प्रमोट करेगी? आर्ट को, कॉमर्स को, साइंस, रिलीजन हो गया, चैरिटी वर्क हो गया, एनजीओ से रिलेटेड वर्क हो गया, उनको प्रमोट कर रही है। इनका जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ इन्हीं कामों के अंदर ही यूटिलाइज होगा। कोई भी प्रॉफिट उसके मेंबर्स में एज ए डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इनको अपने नाम के पीछे क्लब हो गया, ट्रस्ट हो गया, चैम्बर, ये सब लगाना ये सब ही लगाते हैं। इनको लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड लगाना जरूरी नहीं है। अब प्रोविजंस की बात करें तो क्या बोलेगा? इनको सारे के सारे प्रोविजंस मिलेंगे जो कि लिमिटेड कंपनीज को मिलते हैं। अब फर्म कैन बी मेंबर, कोई फर्म भी मेंबर हो सकता है। लाइसेंस उनको कौन ग्रांट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करेगा विद सर्टेन कंडीशन, जो कि वो मेंशन कर देंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। तो आगे क्या बोले? नॉट मैंडेटरी, तो मैंने ऊपर ही बताया कि जरूरी नहीं है कि उनको यूज करना, तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। और साथ में वो अपने मेमोरेंडम के जो स्टेप्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स को विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारी, अब हम पेज नंबर 18 की फाइनली आ गए। वी हैव लेफ्ट विद 3 मोर पेजेस। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, तभी कह रही हूँ एंड तक देखना कि क्या क्वेश्चंस आए हुए उनको डिस्कस करूंगी। अनलिमिटेड कंपनी की बात करें जिसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या हो? अनलिमिटेड हो, कि जो मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल है। अगर कंपनी में कोई डेट हुआ या कंपनी का ऊपर कोई भी क्लेम आया, तो मेंबर्स पर्सनली लायबल है टू पे ऑफ द डेट। लायबिलिटी इन्फोर्स्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप, कि खत्म करने पर ही वो चीज खत्म करी जाएगी। क्रेडिटर्स कैन नॉट सू मेंबर्स, कोई भी क्रेडिटर्स मेंबर्स को डायरेक्टली सू नहीं कर सकता, जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर होता है। कैन बी फाउंड विद और विदाउट शेयर कैपिटल हो या ना हो, वो फॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स का मेंशन करना जरूरी है, लायबिलिटी को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट जो अनलिमिटेड कंपनी है वो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यूज नहीं होती। देखो कंटेंट इसका मैंने कम दिया है, तो इतना ही इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कहीं से आपका पेपर में पूरा पैटर्न ही बदल दिया उन्होंने, कि कुछ बहुत 2-3 पार्ट की जगह अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिए 4-5 पे, तो वो भी सिनेरियो हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर है ना फॉर ऑल द वर्स्ट सिनेरियोस। अब आगे आते हैं इलीगल एसोसिएशन की बात करते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि ऐसी एसोसिएशन या ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर 50% या फिर 50 से ज्यादा, तो क्या बोला गया? 50% से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी कंपनीज एक्ट, यानी किसी भी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है।
तो उन लोगों को हम इलीगल एसोसिएशन कहेंगे कि दैट दे आर फॉर्म्ड विद द इलीगल फॉर्म और इलीगल मैट्रेस। अब ये जो रूल है वो किनको एप्लीकेबल नहीं है कि अगर जैसे जिनके अंदर 50 से ज्यादा होते हैं और कंपनीज एक्ट के अंदर अगर नहीं है तो किन पे एप्लीकेबल नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली को नहीं है, एलएलपीज हो गए उनको नहीं है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए उसमें हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, चिट फंड्स हो गए, रिलीजियस एसोसिएशन हो गए, क्लब्स हो गए, उनके अंदर ये जो लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लीगल एसोसिएशन के, कि अगर क्या हुआ तो क्या-क्या चीज़ों में हमें एंटर करना पड़ सकता है। नो लीगल एक्जिस्टेंस या नो लीगल रिकॉग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, ना ही ये सू कर सकती है। कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सूड और कैन नॉट बी वाउंड अप अंडर द कंपनीज एक्ट की कुछ भी सलाह मशवरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट की बात करें हम अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, डेट्स को पे करने के लिए मेंबर्स ही पर्सनली लायबल होंगे बिकॉज इट इज अ इलीगल एसोसिएशन। अब इनका जो फाइन होगा कि मेंबर्स का कितना तक जा सकता है, 1 लाख पर मेंबर्स तक फाइन जाएगा। और आगे क्या बताया कि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या बोला कि बाद में अगर हम रजिस्टर होने से पहले के जो इलीगल काम है वो बाद में वैलिड नहीं होंगे। और इलीगैलिटी को अगर हम मेंबर्स कम कर दें तो इलीगैलिटी खत्म हो जाएगी कंपनी की, एसोसिएशन की, वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल, यानी प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा जैसे नॉर्मल बिजनेस पे लगता है वैसे ही। लास्ट हमारी जो कंपनी है जो लास्ट हमने पढ़ी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में एसोसिएट कंपनी की बात करें, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके पास शॉर्ट नोट आ चुका है, तो यहाँ तक का मेरा पूरा आंसर है, तो उसको हम फटाफट पढ़ते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर बताया गया है। वैसे तो डिफाइन बहुत छोटी-सी दे रखी थी इसके अंदर, तो आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए, जॉइंट वेंचर पता होना चाहिए। तो कंपनी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर कंपनी, बट वो जो दूसरी कंपनी है वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी एंड वो जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकती है। अब इसमें सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किस चीज से इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि एक एग्रीमेंट के थ्रू, वाया एग्रीमेंट यानी थ्रू एग्रीमेंट, वो अपने बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि 20 to 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल उसको होल्ड करना चाहिए। दैट इज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या है ज्वाइंट वेंचर का मतलब, क्या होता है, पढ़ के भी आया हुआ कि दो या दो से ज्यादा पार्टी जब मिलके एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें उनका एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज द ज्वाइंट वेंचर। पढ़ लेते हैं क्या लिखा, ज्वाइंट वेंचर वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ये भी समझ लोगे, सेम ही बात है। If shares are held by one company in another in a fiduciary capacity, they shall not be counted to determine associate relationship। अब इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो fiduciary capacity है या fiduciary का मतलब क्या होता है, तो पहले उसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिड्यूशियरी का मैं एक जो की वर्ड आपको याद होना चाहिए फिड्यूशियरी का, दैट इज ट्रस्ट। कि अगर कोई चीज ट्रस्ट के बिहाफ पे रखी गई है, फिड्यूशियरी मतलब एक पर्सन या फिड्यूशियरी इज समवन हु होल्ड्स अ लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं किसी को कोई काम रख रही हूँ, ट्रस्ट की कैपेसिटी पे रख रही हूँ। तो क्या बोला, अगर कोई शेयर किसी के ऊपर फिड्यूशियरी में रखे, फिड्यूशियरी कैपेसिटी यानी ट्रस्ट के बिहाफ पे रखे गए हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में काउंट नहीं करेंगे, यानी इनको हम एसोसिएट रिलेशनशिप में काउंट नहीं करेंगे। जो fiduciary is responsible for handling the assets और money for another person और another entity की बात करी गई है। तो यहाँ पे एसोसिएट और एसोसिएट का मतलब पता होना चाहिए, सब्सिडियरी का मतलब पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो बताया वो, और फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब लीगल की बात कर रहे हैं हम। और ये भी याद रखना, ज्वाइंट अरेंजमेंट यानी कि दो या दो से ज्यादा एक ही पर्पस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज द ज्वाइंट अरेंजमेंट, जॉइंटली रन विद द इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय बोथ। अब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब पहले हम देख रहे थे कि हमने चैप्टर क्या-क्या चीज़ें हमने कवर कर ली, मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको रहे कि हमें जो करिकुलम में जो दे रखा था सब कुछ कवर कर लिया। हमने मीनिंग कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स की बात हो रही है। कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर लिया, ओवरव्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी भी कर लिया, टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट पब्लिक करा, गवर्नमेंट कंपनी भी करा, फॉरेन भी करा, 1% भी, स्मॉल भी, एसोसिएट भी करा, डोरमेंट भी करा। डोरमेंट नहीं करा तो मैं 1 मिनट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूँगा, डोरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर आया नहीं है, बुक्स के अंदर आपका दे नहीं रखा था डिटेल के अंदर। और प्रोड्यूसर कंपनी वो भी हमने कर लिया, एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट भी कर लिया, लीगल एसोसिएशन भी कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इसमें नहीं है दैट इज एनसीएलटी, वो भी दे रखा है, उसको करते हैं देन आपका वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर डन फटाफट। तो लेट अस स्टार्ट फटाफट। 17 हो गया, 18 भी हो गया, वी आर डन विद दिस। तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है,
Explain the role of the registrar of the companies, central government, and National Company Law Tribunal, that is NCLT, in the administration of the Companies Act 2013. ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर ही रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर ही आया है, तो इसमें आपको आरओसी और उसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना है। ऐसे ही आपको कंपनीज के बारे में भी, मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में भी बताना है, और ऐसे ही आपको एनसीएलटी के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं आरओसी। आरओसी का क्या क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं, तो सबको पता ही है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, की फंक्शंस क्या है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले के इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को रजिस्टर करना। डॉक्यूमेंट चेक करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने का काम किसका है? आरओसी का काम है। हम बार बार अभी आरओसी पढ़ा, तो आरओसी क्या है, उसके काम के बारे में बात करते हैं। दूसरा, रिकॉर्ड मेंटेन करना, कंपनी का हर साल का कितना रिटर्न है, बैलेंस शीट कलेक्ट करना, ये सब। तो ये होगा फाइलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, यानी कि कंपनी के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस चेक करना कि कंपनी लॉस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, कोई घपला तो नहीं हो रहा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, यानी कि इंस्पेक्शन करना, कि गलती मिलने पर कंपनी का ऑडिट वगैरह कराना, सब कुछ चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ये सब बात कर रहे हैं हम। और पेनल्टीज वगैरह फाइन कराई जाती हैं, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता है, बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स होंगे, डिस्क्लोजर रखी जाती है इसके अंदर। तो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, बाकी जो दो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है बताओ? जैसे अभी ऊपर पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू, ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू ही देखा जाता है, देखते हैं सारे इसके अंदर। अब इसका की रोल क्या है, क्या करना होता है? गवर्नमेंट है तो वो क्या बनाएगी? रूल मेकिंग बॉडी कंसिडर करा जाता है गवर्नमेंट को, तो यही है काम इसका, कि रूल्स बनाते हैं, कि कंपनीज एक्ट के नीचे रूल्स और रेगुलेशन के फ्रेम करना, कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अप्रूवल्स देते हैं। अप्रूवल किसकी बात करे जा रहे हैं? जैसे एमओए को चेंज करना है, लोन अप्रूवल चाहिए, ऑल्टर करना ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्ट क्लोज को, तो उसके अगेंस्ट अप्रूवल भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलता है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन जो ऊपर पड़ा वही सेम है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस और कंप्लायंस के लिए जितनी भी नई पॉलिसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। इन्वेस्टिगेशन करना, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करके उसको सुपरवाइज भी करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर एक अलग सा क्वेश्चन भी आ रखा है, कि व्हाट डू मीन बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसकी रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बताओ। और साथ ही उसके जो अलग से मैं इसमें एक और आगे क्वेश्चन दे रखे, इसके बाद मैंने कॉम्पोजिशन है उसका और उसके ही पावर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें कवर अप करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। स्पीड में करना पड़ेगा इसको। एनसीएलटी वाला तो भूल के भी, गलती से भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लेना, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक तरीके से कोर्ट करें, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं उससे। तो इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड एजुकेटेड एजुडिकेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या है? तो पहले मतलब समझ लो, सरल भाषा में आपको सेम बताऊं, तो एक तरीके का ट्रिब्यूनल है जो कि कंपनी से जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कोई भी केसेस है, वो सब चीजों को सुनता है और इसको जज कर कर एक सारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला काम ही क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके? तो एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, कि जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, उनको देखना और उसको सब कुछ सॉल्व कर रिजॉल्व करना कंपनीज के अंदर, स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट होता है हमारा आईबीसी मैटर्स, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी से रिलेटेड हो गया। उन सबके मैटर्स को भी कौन हैंडल करता है? हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैंडल करता है। नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन की बात करें तो जितना भी, जब भी कंपनी वायलेट हो रही है, कंपनी का कोई लॉ वायलेट हो रहा है, तो इन सबसे रिलेटेड काम भी कौन करेगा? हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही। कोई डेट नहीं पे कर रहा, कोई लॉ वायलेट हो रहा है, तो ये सब डेट नॉट पेड और लॉज आर वायलेटेड एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के अंदर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो इसमें क्या बोलेगा कि मर्जर्स होगी, डीमर्जर, सबको अप्रूव कौन करेगा? हमारा एनसीएलटी ही अप्रूव करेगा। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स पावर, डायरेक्टर के पास कितनी पावर है, अगर डायरेक्टर फ्रॉड करे, मिसयूज करे, तो क्या एक्शन उससे लिया जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। अपील की बात करें तो इसमें क्या बोले कि आरओसी हो गया या सीजी, उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके डिसीजन पे ही अपील एनसीएलटी में होगी, कि पहले आरओसी बोलेगा, सीजी बोलेगा, तो ही हम एनसीएलटी पे जाएंगे, और अगर एनसीएलटी के बाद वो कहाँ पे जाएगा? एनसीएलएटी के अंदर जाएगा। तो ये सारा का सारा इसका प्रोसीजर है, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 7 6 ही है, तो 5 लर्न कर लेना। अभी क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है, बट आंसर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद अ लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अभी हमने एक ऊपर कंपनी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर उसके एंड में हमने पढ़ा नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस, क्या थी कंपनी का नाम? आज से देखिए, मैं दिखाती नहीं, आज से देखिए, कमेंट करके बताइएगा, किसी ने अच्छे से सुना होगा तो नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो कि
प्रॉफिट बेसिस के लिए नहीं बनी, तो उसके बेसिस के पीछे हम एंड में लिमिटेड नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी नाम लिखोगे तो चलेगा। जैसे चैरिटी लिखो तो भी चल जाता है, तो भी ये सब कुछ नाम मैंने बताए थे अभी ऊपर, वही सेम को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया, बट ये क्या आपने पढ़ रखा है? यस, आपको मैंने अभी ऊपर ही पढ़ा है। तो आप बताओगे दूसरी कंपनीज़ जिनके एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा, वो कौन से? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी बोलते हैं। किस पर्पस के लिए? आर्ट हो गया, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी। ये हम ऑलरेडी भी मैंने ऊपर आपको प्रिविलेजेस क्या थे सारे पढ़ाए हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रही। जो हमने वहां पे पढ़ा वही सेम यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग थी, तो मैंने आज सबको बता दिया है। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा भी गया है, एक बार एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड और सीजी और आरओसी से रिलेटेड आया था, और एक बार आया था कि कॉम्पोजिशन क्या है उसका और उसकी क्या क्या हमारे उसकी ड्यूटीज या पावर्स है वो बताओ। तो फटाफट इसको खत्म करते हैं, इसका चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में कौन कौन आएगा, क्या क्या कंपोजिशन, किस किसका कितना कितना परसेंटेज रहेगा, उसको पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रेसिडेंट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज हो चुका होना चाहिए, 5 साल के लिए उसको हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन में ये देखेंगे। टेन्योर एंड टाइम पीरियड की बात करें तो मैक्स 67 ईयर्स, 5 साल के अंदर, जो भी अर्लियर पहले की बात है उसको देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल मेंबर की बात करें तो क्या बोला गया है कि जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है 5 ईयर्स तक का, या फिर एडवोकेट होना चाहिए उसको 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो जुडिशियल मेंबर के अंदर आएगा। टेक्निकल मेंबर की बात करें तो उसमें क्या बोला गया, इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी आईसीएलसी होगा या लीगल सर्विसेज का मेंबर है, सीए, सीए, सीएमए जिसके पास 15 साल तक का एक्सपीरियंस होगा, या लेबर कोर्ट हो गई, लेबर कोर्ट ऑफिसर क्या होता है जिसका 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस कह लो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस या मैनेजमेंट का एक्सपर्ट्स को 15 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है, वो सब टेक्निकल मेंबर के अंदर आ सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल की बात करें कि ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर होता है और टेक्निकल मेंबर होता है। प्रेसिडेंट वो जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका हो 5 साल तक, जुडिशियल मेंबर वो जो कि कोई एडवोकेट रहा हो 10 साल तक, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट या नॉर्मल जज रहा हो 5 साल तक। टेक्निकल मेंबर में मैंने पढ़ लिया लीगल सर्विसेज या सीए सीए में प्रैक्टिस के अंदर हो 5-15 साल की, उसके अंदर 15 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेबर कोर्ट ऑफिसर रहा हो 5 साल तक, या फिर इन फाइनेंस या मैनेजमेंट के अंदर रहा हो 15 साल तक। तो ये सब उनका क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इन तीनों की। अब आगे क्या हो रहा है, टेन्योर की कब से कब तक उनका रह सकता है, कि कब तक वो रह सकते हैं इस फिक्स पोजीशन के ऊपर। तो पहला क्या, प्रेसिडेंट में या तो 67 ईयर्स तक, अगर 67 तक नहीं होता तो 5 साल तक रहेगा वो। तो विच एवर इज अर्लियर उसकी बात कर रहे हैं। जुडिशियल मेंबर अप टू 65 ईयर या फिर 5 साल तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी हम देख रहे हैं कि अगर एज कम है तो मतलब 5 साल तक रहेगा, 60 ज्यादा बड़ा है तो जब तक 65 ईयर्स तक का टेन्योर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रहेगा। और टेक्निकल में भी सेम ही है, 65 ईयर्स तक या फिर 5 साल तक। अब यहाँ पे 65 और 5 साल का मतलब कि मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब वो बना है वो चीज, तो तब तक से 5 साल तक का टाइम पीरियड, या फिर अगर कोई बहुत लेट बने 61 की ईयर्स में कोई बन रहा है इंसान, तो 61 से लेकर 65 तक की उसके पास 65 ईयर्स तक का टाइम है, उसके बाद वो आगे नहीं बन सकता। 65 की एज पर वो इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा, उसका टेन्योर सिर्फ वहीं तक ही रहेगा। तो यहाँ पे अब ये खत्म होता है। अब उसकी पावर्स की बात करें कि क्या-क्या उसके पावर्स हमारे एनसीएलटी के पास होती हैं, जिसको हमें अब डिटेल में पढ़ना है। पहला क्या है हमारा, मॉडिफाई सुपरवाइज स्कीम, जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की बात करें, इसमें क्या बोला गया है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर डील या कोई समझौता कर रही है या कोई स्कीम करना चाहती है, मर्जर हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो एनसीएलटी उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती है। ये एनसीएलटी के पास पावर होती है कि कभी कोई कंपनी मर्जर डीमर्जर कोई भी डील कर रही है तो एनसीएलटी से मॉडिफाई करवाएगी, सुपरवाइज कराएगी स्कीम को। नेक्स्ट क्या, क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट के अंदर हम क्या बात करें, अगेंस्ट फ्रॉड्स हार्मिंग शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स। तो अगर कोई शेयर होल्डर या कोई डिपॉजिटर को लगता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो मिलकर एनसीएलटी में केस फाइल कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। ये भी डन हो गया। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप ऑर्डर्स। अंदर क्या लिखा है, अनेबल टू पे इट्स डेट। अगर कोई कंपनी अपने लोन्स का लोन या कोई उधार नहीं चुका पाई तो एनसीएलटी उसको ऑर्डर दे देगी कि अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। डी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी ऑन फॉल्स और इलीगल ग्राउंड, यानी अगर कंपनी ने किसी झूठ बोल के इलीगल तरीके से रजिस्टर कराया है तो एनसीएलटी उसका कैंसिल कर सकती है, डी रजिस्टर कर सकती है। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर, इसमें क्या बोला गया है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात करें या शेयर्स को मना करने की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी शेयर होल्डर का नाम रॉन्गली या हटा दिया गया हो या शेयर्स को ट्रांसफर रोका गया हो तो एनसीएलटी उसको करेक्ट कर सकती है। एंड इंक्लूड रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की गलती से कोई चेंज वर्क हो गया हो तो एनसीएलटी इसको करेक्ट कर सकती है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट उसकी बात कर लेते हैं हम। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की अब केसेस की बात करते हैं। टू टू प्रोटेक्ट
पब्लिक स्लैश शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब इसमें क्या बात करेंगे उसको पढ़ते हैं। तब क्या बोला गया है इसके अंदर कि जब कोई डायरेक्टर है या फिर कह लो कि कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है, अब वो कोई गलत काम कर रहे हो या फिर जैसे कि पब्लिक या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हो, तो क्या लिखे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बोला, कोई डायरेक्टर है या कोई शेयर होल्डर है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का किसी चीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, तो जो एनसीएलटी है उसमें इंटरफेयर करेगा और उस चीज को रिजोल्व करने की, सुधार करने की कोशिश करेगा। रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये वाला पॉइंट आता है कि क्रेडिटर्स को वापस पैसा कैसे दिखेंगे। तो अगर किसी का पैसा देना है कंपनी को या एनसीएलटी का मतलब कंपनी को क्रेडिटर्स को रीपे करना है, तो एनसीएलटी से ऑर्डर दिया जा सकता है कि उनको पहले पैसा दिया जाए। कि अगर क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा तो एनसीएलटी पे जाकर बोल सकते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, और कंपनीज की प्रायोरिटी है कि वो क्रेडिटर्स को पहला पैसे दे, उसके बाद बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉफिट वगैरह को। नेक्स्ट क्या हमारा एट, दैट इज रिकॉल इट्स ऑर्डर, यानी अपने खुद के ऑर्डर को रिवोक करना। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एनसीएलटी को लगा कि उसने गलत या इलीगल ऑर्डर दिया था, तो वो उसे खुद कैंसिल भी कर सकती है। कि अगर एनसीएलटी को लगा कि किसी इंसान ने इलीगल ऑर्डर दिया है, आरएनएस यानी उसमें कुछ ना कुछ एरर है, कुछ मिसस्पीशियस है या कुछ कुछ ना कुछ मिस्चीफ लग रहा है, तो उस ऑर्डर को रिवोक करा जा सकता है, यानी कैंसिल करा जा सकता है। कन्वीन एजीएम, एजीएम मतलब क्या, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कन्वीन का मतलब क्या, बुलाना। तो एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने की बात करी जा रही है कि अगर कंपनी के मेंबर्स जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुला रहे, तो एनसीएलटी एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सकता है। तो एनसीएलटी के पास ये पावर भी होती है। रीओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा खोलने की बात हो रही है। तो अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड किया है, तो एनसीएलटी के पास पूरी पूरी राइट है कि उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को दोबारा खोलकर देखे कि क्या मिसमैनेजमेंट किया गया है या क्या फ्रॉड कंडक्ट करा गया है। नेक्स्ट से लास्ट लास्ट के कुछ पॉइंट बच रह गए, फटाफट खत्म करते हैं। ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, उसमें क्या बोला गया है? तो हम कह रहे हैं कि अगर अगर 100 या 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चाहते हो हम, कि 100 या 100 से ज्यादा मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई हो कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ इस चीज के रिगार्डिंग, हम सब इसके लिए रेडी हैं, 100 या 100 से ज्यादा की बात हो रही है, तो एनसीएलटी के पास ये राइट है कि वो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी यानी 100 से ज्यादा मेंबर्स ने इसके लिए आप रिक्वेस्ट करी है। कन्वर्जन रिस्ट्रिक्शन यानी वाइल कन्वर्टिंग पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं कि जब एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो एनसीएलटी को ही अलाउ करना पड़ता है। कंपाउंड ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। कंपाउंड ऑफेंसेस में क्या बताया गया कि एक्सेप्ट दोज विद ओनली इम्प्रिजनमेंट, कि सिर्फ जेल जाने से कुछ नहीं होगा, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ फाइन भी देने से सेटल किए जा सकते हैं। तो एनसीएलटी कंपाउंड कर सकता है इन सब चीजों को, कि यानी पेनल्टी देकर मैटर को क्लोज कर दो। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि फाइनेंशियल ईयर को मार्च अप्रैल से चेंज करके हमें कोई और करवाना है, तो उससे पहले हमें रिक्वेस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी को। एनसीएलटी के अप्रूवल से ही हम ये कर सकते हैं। आप देखो टोटल 14 है, 14 को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वाईफाई क्रो जारको। वाईफाई से मैं इनको फटाफट बढ़ के सुना दूं। डब्ल्यू से वाइंडिंग, आई से इन्वेस्टिगेशन, एफ से हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, आई से होगा इलीगल ऑर्डर रिकॉल, टी से हमारा क्लास एक्शन वाला हो गया, आर से हमारा रीओपनिंग स्टेटमेंट, ओ से हमारा अभी था हमारा ऑपरेशन वाला पॉइंट था, डब्ल्यू से रॉन्गफुल रजिस्ट्रेशन, जे से हमारा ज्वाइंट कन्वर्जन, ए से एजीएम वाला पार्ट, आर से रीपेमेंट वाला करा, सी से हमारा कॉम्प्रोमाइज वाला जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, और ओ से ओनरशिप या शेयर ट्रांसफर कह लो उसके लिए, और पी से हमारा पेनल्टी कंपाउंड जो भी हमने करा। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब आपका सबका टास्क यही है आज का कि आप इस वीडियो को 2 बार देख कर रखो। 2 बार देख के रखोगे तो आई गारंटी हूँ कि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट जाएंगे, आपको सारी की चीजें लर्न रहेंगी। तभी आपको आधी से ज्यादा चीजें जो मेजर मेजर बड़ी बड़ी थी, जो डाउट आ रहा था बच्चों को कि कैसे मतलब याद करना जो डिफिकल्ट था, वो मैंने आपको अभी करा दिया है। हमने जो फीचर्स थे उसके लिए हमने निमोनिक लर्न कर लिया, इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के लिए भी कर लिया, और अंदर इसके अंदर जो एनसीएलटी वाला था जो इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स उसको भी लर्न करने के लिए हमने कर लिया। तो आपको इतने सारे मेहनत बहुत ज्यादा लगे नोट्स बनाने में, आपको दिख भी रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको हम ट्राई करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि रात तक ही आपके पास वीडियो आ जाए। बाकी यूनिट्स की भी मतलब 1-2 यूनिट्स की आज रात तक आ जाए, बाकी यूनिट्स को हम कल सुबह तक दोपहर से पहले पहले हम कवर अप कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स डाउन करिए कि क्या क्या आपको वीडियो में क्या 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 चीजें अच्छी लगी, कोई डाउट हो तो भी आप कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लाइक करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है। लाइक नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल हो भी रही है कि नहीं हो रही। थैंक यू सो मच।